बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं भी हुआ तो हम आ गए हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक कुछ नए टॉपिक्स लेकर। आपके दिन को बेहतर करने में हम भी अपना छोटा सा किरदार अदा कर देंगे। नाज़रीन, मौसम की बात करें तो कई दिनों से मौसम बहुत ज़्यादा हार्श हुआ था, बहुत ज़्यादा ठंड थी, फॉग ने अपने डेरे जमाए हुए थे। लेकिन अगर हम मुल्तान की बात करें, साउथ पंजाब की बात करें तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पर आज सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है। लोग बड़ी आसानी से अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे जब मैं आज अपने ऑफिस की तरफ पहुँच रहा था। और जो हादसात में कुछ इजाफा हुआ था पिछले दिनों में फॉग की वजह से, इंशाल्लाह इसमें कमी आएगी। नाज़रीन, आज उम्मीद करते हैं कि वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। वीकेंड के बाद मंडे का दिन पहला दिन होता है जिसमें हम अपने ऑफिस को पहुंचते हैं। बहुत से लोगों को ये दिन नहीं पसंद होता क्योंकि मंडे ब्लूज़ हो रहे होते हैं, हमारा काम पे जाने का दिल नहीं कर रहा होता। वो गर्म रज़ाई ख़ास तौर पर सर्दियों में तो वैसे ही छोड़ने का दिल नहीं करता। लेकिन बहरहाल हमने उठना है, मेहनत करनी है और अपने रोज़गार की तलाश में भी निकलना है और रोज़गार के लिए भी पहुँचना है। दीन में है हमारा, अल्लाह ताला से हमने दुआ तो करनी है लेकिन असबाब इख्तियार करने लाजमी हैं। तो इसलिए मेहनत करें, मुल्क और कौम की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करनी है। हमने बात करनी है मुल्तान के हवाले से। मुल्तान में अभी रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हुए हैं जिसमें मुल्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा एक फ़ीमेल सदर जो है वो मुंतखब हुई हैं। अब इनके अज़्म क्या हैं, ये किस किस तरह के इनके गोल्स हैं, क्या क्या करना चाहती हैं, वकला बरादरी की क्या तवक्कुआत हैं, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ साथ हमने देखा कि पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई जिसका काम है इंक्रोचमेंट। एम्बिट में तो उसके काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, 5 स्केड्यूल लॉज हैं, लेकिन इस वक्त इंक्रोचमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है और कुछ लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं लेकिन बहुत से लोग नाला भी हैं। जिन लोगों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जाती है, ख़ास तौर पर रेडीबान हजरात, उनका ये कहना है कि अगर आप हमारे साथ हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं तो हमें इसके मुतबादिल भी कोई जगह दें। हम अपना सर्कल किस तरह, हम गरीब लोग हैं, अगर हम दुकान अफोर्ड कर सकते थे तो हम दुकान पर चले जाते। तो इस हवाले से तफसील गुफ्तगू करेंगे। सीनियर रिपोर्टर रोही टीवी राना सलमान ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम तिहामा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए राना साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मलिक हफ़ीज़ सोया साहब जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं। इनसे हमने बात करनी है सर्दियों की तातीलात के हवाले से कि इनको प्रोडक्टिवली किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों ने देखा कि अभी तो एक्सटेंड कर दी गई हैं पंजाब में 1 हफ़्ते की छुट्टियां, लेकिन जब एक्सटेंड नहीं हुई थी सर्दियों के हवाले से छुट्टियां दी गई, लेकिन बच्चे जो हैं वो गलियात में मरी की सैर की तरफ निकल गए। और ठंड से बचना था लेकिन हम जो है अपने बच्चों को उधर ठंड में इंजॉय करने के लिए ले गए। अभी जब थोड़ी सी तातीलात में इजाफा किया गया है तो बच्चे जो हैं वो मज़ीद इसको इंजॉय कर रहे हैं। घरों में मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्रोडक्टिवली किस तरह इस्तेमाल करना छुट्टियों को, इस हवाले से तफसील गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम सर, कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, वेदर के बारे में ज़रा बता दें। आप मैं भी इसी के ऊपर ही आना चाह थोड़ा सा डरा रहे थे आप पिछले दिनों में कि वेदर तो बड़ा हार्श होगा। तो वही आप ये देखें, अल्लाह के काम है जी, अल्लाह के काम है। और दूसरी एक चीज़ ये है तिहामा कि आपने अभी जिस तरह बात की है कि गलियात का जिक्र किया आपने कि लोग जो है वो वहाँ जा रहे हैं, भाई आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुल्तान का मौसम जो है वो खुद इतना ठंडा हो चुका है कि आपको मरी की फील जो है वो यहाँ पर महसूस होगी। और एक और बात बता दूँ, मुल्तान के शहरी जो है वो इस सर्दी के मुतहम्मिल नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हम घूमने फिरने के लिए तो जाते हैं, मरी वगैरह चले गए या नॉर्दर्न एरियाज चले गए, वो चंद दिन ही हम गुजार पाते हैं। और यहाँ पर तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है कि जो ठंड चलती आ रही है। और बल्कि सोशल मीडिया पर भी आपने देखा भी होगा, आपकी नज़रों से भी शायद गुजरा हो, तो एक बर्फ़ जमी हुई है गाड़ियों पर। तो वो मैं आपको लोगों को क्लियर कर दूं कि मुल्तान शहर में ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। हाँ, देहाती एरियाज़ में जो है वहाँ पर टेम्परेचर गिरा है, वो कोहर गिरती है मेरे ख्याल वो है। हाँ जी, और टेम्परेचर वहाँ पर गिरा है। और फिर जाहिर सी बात है कि आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, लोग जो कहते हैं ना कि जी गाड़ियों के ऊपर बर्फ़ जमी है, भाई एक स्टील है वो गुड कंडक्टर है हीट का भी और कोल्ड का भी। जब ठंड ज़्यादा होगी और ऊपर पानी की बिल्कुल बारीक लेयर आएगी ना, तो वो वैसे ही जमना शुरू हो जाती है। तो इसे कोई बर्फ़बारी वाला सिस्टम ना सोचे कि ये कोई प्रॉपर एक किस्म की बर्फ़बारी हो रही है या मुल्तान जो है वो जमना शुरू हो गया, कि जिस तरीके से आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं और पानी की पाइपलाइंस में पानी जम जाता है, वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना। और क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये तब्दीलियाँ आती हैं।
और अगर पुराने हिस्ट्री उठाते हैं, यानी कि ज़रा सा बैक में जाते हैं, तो लोग जब ये कारखाने नहीं होते थे बर्फ़ जमाने के, तो बर्फ़ इसी तरीके से ही जमाई जाती थी। ठीक है। कि बड़ी एक पतली सी लेयर जो थी वो पानी की जो है ना वो बर्फ़ बनना शुरू होती थी। ये मुग़लों दौर से भी पहले की बात होती है। तो तब की जब अंग्रेज़ आए तो बर्फ़ किस तरीके से लेकर आए, वो उन्होंने यहाँ पर किस तरीके से प्रोसेस किया उनका, ये सारा एक इसी चेन से ही रिलेटेड है। तो मुल्तान में इतनी सर्दी तो पड़ी है कि ये वाकई मानने की बात है कि टेम्परेचर बहुत गिरा है, 0 भी गया है, 1 भी गया है और 2 भी गया है। तो ये हिस्ट्री मुल्तान की वाकई बन पाई है, ये मैं ये कहूँगा। और अब लोगों को ये चाहिए कि अपने बच्चों को ख़ास तौर पे इस सर्दी से बचाएं, क्योंकि ये खुश्क सर्दी है। आपने देखा होगा कि एक ही बारिश हुई है, बिल्कुल, वो भी हल्की सी हुई है, और वो इतनी कोई करामत साबित नहीं हुई कि जो खुश्क सर्दी से हमें जान छूट सके। अगर आप देखें कि आप ये सर्दी खुश्क सर्दी पहचानी किस तरह जाती है, खुश्क सर्दी इस तरह पहचानी जाती है कि मौसम आप देखोगे तो वो आपको बज़ाहिर नज़र आएगा कि नॉर्मल है, यानी कि इतना ज़्यादा उसमें बर्फ़बारी नहीं हो रही है, ठंड नहीं है, मगर आपके हाथ और पाँव जो हैं वो बेसाख्ता ठंड महसूस कर रहे होंगे, जमना शुरू हो जाएंगे। और फिर लोग जो हैं वो यकदम इसे गर्मी की तरफ लेने के लिए क्या करते हैं, हीटर या कोयलों का इस्तेमाल या जो भी मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने आप को ज़रा गर्म महसूस फील करवा लें। होता उसका क्या है कि जब एकदम बॉडी को टेम्परेचर चेंज मिलता है, थर्मल शॉक लगता है, तो वो वाकई वो थर्मल शॉक जो लगता है उससे फिर बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके हार्मोन्स भी, एंजाइम्स भी। उसके बाद फिर उसका इम्यून सिस्टम जो है वो ये समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या करूं। अच्छा, आगे आने वाले दिनों के बारे में बताइएगा कि आने वाले दिन फोरकास्ट तो ये थी कि मजीद ठंड होगी, लेकिन आज तो सूरज आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा मुझे कि सुबह सुबह धुंध बहुत थी, और धुंध होने के बावजूद अचानक ही जो है वो सूरज फिर निकलकर सामने आया है। तो अल्लाह पाक ने थोड़ा सा जो रहम किया है और लोग जो है वो सूरज को ढूंढ रहे थे और सूरज निकला है। और सबसे बड़ी बात, ये उन लोगों के लिए भी बड़ा मसला हो गया जो कि लाइफ स्टॉक का काम कर रहे हैं, जिन्होंने माल मवेशी पाले हुए हैं, जिनका काम ही यही है, उनके लिए बड़ा मसला है। तो अब मैं जिन्होंने माल मवेशी पाले हुए हैं उनके लिए एक छोटी सी मैं एक वो देता चलूँ टिप के आप खुश्क गोबर होता है उसको आप क्रश कर लें बिल्कुल, ठीक है, और वो क्रश करके आप जानवरों का जो बाड़ा आपने बनाया होता उसमें वो बिछाएं, और आप विद इन 15 to 20 मिनट्स इंटरनल टेम्परेचर देखिएगा तब्दील होता, और फिर अगले दिन आपने वो सारा खुश्क गोबर जो है वो निकाल देना, उसे खुश्क होने के लिए रख देना, रात को नया फिर बिछा देना। ठीक है, ये सस्ता इलाज है जो कि जानवरों को रूम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, अपने जानवरों की सेहत का ख्याल रखने के लिए। ये राना साहब की तरफ से नाज़रीन आपके लिए एक टिप है, इस पे लाजमी अमल कीजिएगा और इसका फिर फीडबैक ही हमें दीजिएगा हमारे जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस हैं। जनाब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा सोया साहब, अब बताइएगा कि पहले तो वेदर्स पे ही बात कर लेते हैं। आपको ज़ाती तौर पर कौन सा वेदर पसंद है, समर या विंटर्स पसंद है? सर ऐसे है कि वेदर तो सारे ही अच्छे हैं, अगर किसी अच्छे तरीके से गुजारे जाएँ तो बहरहाल ये मौसम फिर बेहतर है गर्मियों की निस्बत। अच्छा, गर्मियों की निस्बत ये मौसम बेहतर है, आपको मज़ा आता है, आपको नहीं सुस्ती होती? नहीं होती सुस्ती, बाहर निकलने का दिल करता है? बस मुझे तो वैसे भी सर्दी कम लगती है, कुदरती बात है, और मैं सर्दी भी बर्दाश्त कर लेता हूँ, गर्मी भी करता हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने को फिज़ीक ही मेरी ऐसी बनाई है, कोई इतनी परेशानी नहीं होती। अच्छा, बहरहाल एहतियाती तदाबीर बच्चों के लिए तो ज़रूरी हैं, जैसे आजकल बच्चे घरों पे हैं, धुंध है, सर्दी है, बच्चों की मस्बत सरगर्मियाँ और तख्लीकी सरगर्मियों में मसरूफ़ रखा जाए, बच्चों को इस्लामी कुतुब पढ़ाई जाए, ड्रिंक कराई जाए और राइटिंग पे तवज्जो कर ली जाए, अखलाकियात वाली बुक्स तैयार करा ली जाएँ, तो ये बेहतर है। अच्छा, ये जो अभी जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बात की कि सर्दियों की तातीलात हुई और लोग जो हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर पे चले गए, हालांकि हमने तो ठंड से बचना था। ये पेरेंट्स भी मेरे ख्याल है वेट कर रहे होते हैं कि बच्चों की छुट्टियां हो तो हम भी थोड़ा सा रिलैक्स करें। ये तो कुछ 5-10% होते हैं जो मरी की तरफ जाते हैं, ज़्यादातर तो निस्बत यानी रेशो गरीब लोग हैं और लोग घरों पर रहते हैं बच्चे, तो असल उन बच्चों को मेजॉरिटी को देखा जाता है, ना कि मिनॉरिटी को देखा जाए। तो वो बच्चे घरों पे होते हैं या सर्दी से बाहर आना जाना, तो छुट्टियाँ इसलिए दी गई हैं ताकि स्कूलों में इतना इंतज़ाम भी नहीं होता, हीटर तो होते नहीं हैं,
ज़्यादा खिड़कियाँ बंद कर लेंगे, किसी की तो खिड़कियाँ भी टूटी हुई होती हैं, तो इस वजह से फिर ये छुट्टियाँ बढ़ा दी जाती हैं। ठीक है। ताकि बच्चे घरों पे रहें और बीमार ना हों और घरों पे ही अपने काम करें, और ऑनलाइन भी पढ़ाई हो सकती है, करते हैं बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने कहा ड्राइंग वगैरह कर लें, कुतब पढ़ लें, बागबानी है, छोटे छोटे काम जो घरों पे किए जाते हैं, छोटे छोटे खेल हैं, बच्चियाँ हैं, तो वो घरों पे रहें तो बेहतर है। उससे ये है कि बच्चों की सेहत पे असर पड़ेगा, घर महफूज रहेंगे। अच्छा, इसमें जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने आराम भी करना है, रिलैक्स भी करना है, थोड़ा सा किताब पढ़ना शुरू करना है, ये हमारे बच्चों में आजकल रुझान ज़रा कम होता जा रहा है। इसमें बच्चे तो वैसे ही किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वैसे ही काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे इसमें निसाब की स्कूल्स किताबों में। से हट के, जैसे मैंने कहा कहानियों की किताबें हैं, सबक आमोज़ किताबें तो हैं, जो छोटा सा दिलचस्पी छोटा की किताब, बच्चा है उसमें उसके वालिदैन लिए तो वही किताब है। नहीं, उसमें रेटिंग वगैरह है, बच्चा लिखता है बैठा, चाहे नर्सरी का है या प्रेप का है, उसकी वो फिल्म्स वगैरह होती हैं जो असाज़ा फीमेल टीचर से तैयार करा चुकी होती हैं। तो इन दिनों में थोड़ा ये है कि वालिदैन थोड़ी तवज्जो कर लें तो बच्चा घर में बैठ के तो वो चीज़ें उनकी दोहराई वगैरह कर सकता है, इससे उसका वक्त अच्छा गुजर जाएगा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि रिलैक्स करना ज़रा निसाब से हट के बहुत ज़रूरी है। कुछ पेरेंट्स ये भी करते हैं कि अच्छा आपकी अब समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है ना, आप अपना पूरे का पूरा सिलेबस रिवाइज़ करने की कोशिश करें, पूरा जो उनमें 6-7 महीने पहले पढ़ा होता है, समर वेकेशन भी या विंटर वेकेशन में वो उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, बच्चे पे ज़्यादा बोझ डाल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसके अब क्या नेगेटिव इम्पैक्ट बस होता है? वो अब वालिदैन सारे तो एक जैसे नहीं है, तो करना तो यही चाहिए कि क्योंकि सारा साल बच्चा वो बुक्स वगैरह या निसाब की किताबें तो पढ़ता ही है, थोड़ा उकता चुका होता है, छुट्टियाँ होती भी इसलिए हैं कि रिलैक्स किया जाए। लेकिन रिलैक्स के अंदर बच्चों को तालीम से भी जोड़ के रखना है, तो इसमें वही इस्लाही चीज़ें, चलो अगर बच्चा नहीं पढ़ सकता तो वालिदैन है, वालदा है, भाई हैं, वो पढ़ के उसे सुनाएं, कहानियाँ हैं, उससे दिलचस्पी बढ़ती है बच्चे की, और वो ऐसी चीज़ होती हैं जो फिर तालीम की तरफ ही बच्चे का रुझान पैदा करती हैं। अच्छा, सोहेल साहब ये बताएं कि अगर बेहतरीन टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो वो क्या हो सकता है सर्दियों के छुट्टियों के हवाले से? कितने बच्चे को उठना चाहिए और अमूमी तौर पर कितने बजे तक सो जाना चाहिए? देखिए सर्दियाँ, और उसमें किस किस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए? अब देखो इसमें 2-3 बातें हैं। ठीक, चलें फिर इसका तफसीलन जवाब दीजिएगा। इस वक्त ब्रेक का वक्त हो गया नाज़रीन, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बच्चों के तातीलात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि इसको आइडियली किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए इन तातीलात को। तो जनाब टाइम टेबल का सवाल मैंने किया था कि किस तरह गुजारा जा सकता है, आप मुझे ऑफ कैमरा ये बता रहे थे कि डिफरेंस होना चाहिए, हर छोटे बच्चे का अलग है, बड़े बच्चे का अलग है। छोटा बच्चा बिल्कुल बहुत छोटा बच्चा है, अगर सर्दियों के दिन अब उसे तो ना से खामखा उठा लिया जाए, तो उसको रेस्ट करने दिया जाए, क्योंकि ये छुट्टियाँ हैं ही रेस्ट का नाम। अलबत्ता जो बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, मैट्रिक के बच्चे हैं, वो तो सुबह उठते हैं, अल्लाह मला नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, और फिर उनको भी सर्दी की वो है कि मफरल जैकेट वगैरह का इस्तेमाल करें, और गर्म मशरूबात है, सूप वगैरह पी लें, अंडे वगैरह हैं, यखनी वगैरह है। ये है कि ठंडे मशरूबात से बचें ताकि ये ना कोई नज़ला ज़ुकाम बढ़ जाए। फिर लोग बच्चों ने तो एंजॉय सर इसी तरह करना होता है, बाहर निकल के कोल्ड ड्रिंक्स पीनी होती है, एंजॉय करना होता है। इन दिनों तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, इसमें गला भी ख़राब होगा और नज़ला ज़ुकाम तो लामहला हो ही जाएगा ना जी। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे बच्चों को समर वेकेशंस में भी दी जाते हैं, होमवर्क दिया जाता है, विंटर वेकेशन में भी दिया जाता है होमवर्क, ये होमवर्क देना चाहिए या नहीं देना चाहिए बच्चों को रिलैक्स करने देना? होमवर्क तो देना चाहिए, इससे बच्चे अपनी तालीम से टच रहते हैं। ठीक है। अगर होमवर्क नहीं दिया जाएगा तो बैग एक साइड पे पड़े होंगे और सारा दिन वो खेल कूद में गुजार लेंगे, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे, डेली का टच रहेंगे। इतना ज़्यादा बर्डन ना दे दीजिए, इतना ज़्यादा काम ना दे दिया जाए कि वो उससे बेहतर कि वो स्कूल ही आते। सर आपके जैसे असातिज़ा हैं वो ये बात कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा होमवर्क ना दिया जाए। मुझे तो याद है हमें तो मैथ की पूरी मशकें दे दी जाती थी। एडिशन कर दूं जी जी हाँ जी, वो ये चीज़ है त्यामा कि अगर मैं देखो बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर टाइप की बात अगर की जाए, तो आप एक चीज़ ये नोट करें कि हमने अपने निसाब को सही तरीके से बच्चों में पहुंचाया ही नहीं है। आप अगर अपने बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, आप जो ये देखें कि जो लोग क्रिएटिव माइंड के साथ पैदा होते हैं, वो पैदा किस तरह होते हैं भाई, उनकी एक स्टडी का लेवल है, उन्हें बच्चों को ग्रोन अप उस तरीके से किया जाता है। अब वो ग्रो किस तरह करते हैं, अभी ग्रो करने के अब ये माँ बाप के लिए एक टिप है कि आप अगर अपने बच्चे को बेहतर अंदाज में आप फ्यूचर उसका सेट करना चाहते हैं, तो उसमें आप अपने बच्चों को ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाएं छुट्टियों में, जिसमें खेल भी हो सकता है और अदर देन उसकी स्टडी के सब्जेक्ट से पढ़ाएं, लाइक जिसमें हमारे अंबिया के किस्से हैं, बिल्कुल ठीक है, दीन की तरफ लेकर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं बच्चे को टेक्नोलॉजी की तरफ चाहिए, तो टेक की आजकल आप यूट्यूब्स के ऊपर पेजेस बने हुए हैं और वो चैनल्स बने हुए हैं,
उन्हें वो सिखाएं, वो दिखाएं और फिर उनसे वो काम करवाएं। अगर आप बच्चे को सिर्फ यही चाहते हैं कि जी मेरा बच्चा जो है जी वो पढ़ाई में अच्छा हो, तो भाई पढ़ाई जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फिर आपकी जो किताबें वो रट्टे ही हैं। बिल्कुल, बच्चों को रट्टे से निकालकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंडल्ज करवाएं, ताकि बच्चे जो हैं वो उनका माइंड ग्रो करे। क्योंकि देखिए आपने अब जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप जब कोई फूड इंटेक करते हैं वो खाली उस मसल के लिए नहीं होता, वो पूरी बॉडी के लिए होता है, ठीक है। अब आप जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाएंगे बच्चों से अदर देन उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो एक तो उनका पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक चीज़ को बार बार देख रहे होते हैं ना, तो आप उससे फिर जान छुड़ाना शुरू कर देते हैं, आप उसके आदी नहीं रहते। वो क्या आप कहते हो कि यार मैं बोर हो गया हूँ। बिल्कुल। अब बच्चों को ज़हीन बनाने के लिए किसी ना किसी दूसरे कामों में इंडल्ज करते रहें, ताकि बच्चे का दिमाग जो है ना वो ग्रो करेगा, फिर उसकी याददाश्त बढ़ेगी, वो ऑटोमेटिकली ही आपके जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे होंगे बच्चे को वो मेमोराइज हो जाएंगे। हाँ, मेमोराइज शुरू हो जाएंगे। मकसद तो ये था ना कि चीज़ें सिखाना, वो उसको एंजॉय करना शुरू कर देगा अपनी स्टडीज़ को। कुछ ना कुछ खेल कूद से लिया जाए, जिस तरह छोटी क्लासेस में प्ले ग्रुप्स में किया जाता है, बच्चों के साथ टास्क दिया जाता है, बच्चों को टास्क दें। हाँ, आप अलमिया ये है ना कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके चीज़ों में इजाफा होना चाहिए था, वो कम होता जाता है, उसके वो पीरियड्स भी आप ख़त्म कर दिए जाए। मैं सोया साहब से भी ये जानना चाहूँगा जनाब, हमारे यहाँ एक बज़्म अदब का लेक्चर्स होते थे, हमारे यहाँ बड़े मुकाबले होते थे, डिबेट कॉम्पिटिशन्स होती थी, 14 अगस्त पे भी तकरीबात होती थी। अब आजकल वो क्यों कम होती जा रही है? नंबरों की दौड़ में क्यों लग गए हैं? असल में सर पहले अखलाकियात पे तवज्जो होती थी, तरबियत करते थे असातिज़ा, और रटा नहीं था। अब रटे का निज़ाम है। हर बच्चा, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि उस्ताद पढ़ा रहा है नंबर बढ़ाने के लिए और बच्चा पढ़ रहा है नंबर बढ़ने के लिए, कोई सीखने सिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा। बिल्कुल। हर बच्चे, हर उस्ताद का ये है कि बच्चे का नंबर अच्छे आ जाएं बस ना। अब उस दरमियान में फिर और चीज़ें कुछ नहीं हो रही, ना बज़्म अदब हो रहा है, ना कोई अखलाकी तरबियत हो रही है, ना असम्बली हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। बस ज़ीरो पीरियड से पढ़ाई स्टार्ट है। तो फिर जब इस तरह के मामलात आ जाएंगे, नंबर तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अखलाकियात से हम गिर जाएंगे। अब देखते हैं रेलवे ट्रैक पे सारे बराबर खड़े हो जाते हैं, उधर से बराबर ट्रेन चली जाती है, काफ़ी देर रश लगा रहता है। हालांकि हर आदमी को चाहिए कि अपनी साइड पे बड़ी बड़ी गाड़ी गुजरती है, देखते हैं उसमें से केले का छिलका नीचे फेंक देते हैं, रैपर आ जाता है। तो हमारी अखलाक की तरबियत नहीं है। तो हमारी तरबियत पे मैं असासा को कहूँगा कि तरबियत पे कोशिश करें, तरबियत हो जाए तो माशरा ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। जब तरबियत नहीं होगी तो अच्छे माशरे भी जवाल का बिल्कुल। और टीचर्स की तो बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स के बाद टीचर्स की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को सिखाने के हवाले से, क्योंकि बस टीचर खड़े हैं रटा लगवाने पे कि बच्चे के नंबर अच्छे आ जाएं। मैंने बताया कि ज़ीरो पीरियड से काम शुरू है, छुट्टी टाइम तक, उसके बाद भी एक्स्ट्रा पीरियड लिए जाएंगे, भी ये टेस्ट हो जाए, वो टेस्ट हो जाए। इन टेस्टों के अंदर आके कोई अखलाकी सरगर्मी नहीं है। अखलाकी सरगर्मी नहीं है, बेशक उसकी मार्क्स के हवाले से ना हो, लेकिन होना चाहिए। बस हम एक रोबोट तैयार कर रहे हैं, इंसान तैयार नहीं कर रहे हैं। राना साहब, इस पे तो मज़ीद गुफ्तगू हम करेंगे। एजुकेशनर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शंस के ऊपर आना चाहता हूँ। तारीख रकम हुई है इस दफ़ा तो इलेक्शंस में एक खातून ने बाजी मार ली है। इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं और उनके गोल्स क्या हैं अब, और वकला बरादरी की तवक्कुआत क्या हैं इनसे? देखिए जी, ये 1908 में गालिबन जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शंस जो हैं वो मुनक़िद होना शुरू हुए थे। मुल्तान की तारीख़ है जिसमें पहली दफ़ा ख़ातून जो है वो सदर मुंतखब हुई हैं। मोहतरमा बुशरा नकवी साहिबा, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मलिक शहादत हुसैन साहब जो जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं उनको भी मुबारकबाद पेश की जाती है कि उन्होंने कंटेस्ट किया है, और उनके साथ जितनी भी काबीना सेलेक्ट हुई है, 7 नशिस्तें थीं, 18 उम्मीदवार थे, कांटेदार मुकाबले हुए, जो ज़्यादा शोहरत में था वो बाजी ले गया। अब आते हैं इनके मंशूर की तरफ। हम सवाल ये होता है कि क्या वकीलों को भी मसाइल हो सकते हैं, जो कि ख़ुद एक कानून साज लोग हैं, जो कि कानून को जानते भी हैं और कानून बनाते भी हैं, उसमें मुशावरत भी होती है उनके क्या मसाइल हैं? अब आए जी, उनके मसाइल क्या हैं? उनका सबसे बड़ा एक मसला था मुल्तान में, आपने देखा होगा कि फ़ीमेल्स वकला के लिए चैम्बर नहीं था। चैम्बर बनना शुरू हुआ, उन्हें वकला को चैम्बर मिला। फिर उसके बाद आता है आपके पास जो रोज़ाना हर साल जो है वो 2 स्लॉट्स में जो है वो सैकड़ों की तादाद में वकील जो है
वो इंडल्ज हो रहे थे कचहरी के अंदर। जो पढ़ाई जाहिर सी बात है, पढ़ के जो बच्चे निकल रहे हैं लॉ करके, वो आगे वकील बन रहे हैं, और उनके पास चैम्बर नहीं थे। अच्छा, जब मैं आप गया, देखा, मैंने लोगों से बात की, वकीलों से, तो जो यंग वकील थे ना, वो ये शिकवा करते नज़र आया हमें कि सलमान साहब हमें जो है ना जो सीनियर वकील हैं वो मौका नहीं देते। सीनियर वकील से बात की तो सीनियर वकील कहने लगे कि भाई बच्चों को अभी जब एक चीज़ को पता ही नहीं है, वो पूरा केस ही बिगाड़ के खड़ा कर दे, तो फिर उसमें हम किसी के साथ रिस्क तो नहीं ले सकते ना। तो एक अब होता क्या है कि अब एक तो ये चीज़ आ गई, दूसरी चीज़ आ जाती है जो नए वकील हैं उनके पास चैम्बर्स नहीं है। अच्छा, फिर वो यूँ हुआ कि आज से 2 साल पहले की बात है, जो काबीना बैठी, उसने बार एसोसिएशन ने इनसे पैसे लिए नए वकीलों से, इन्हें चैम्बर्स देने की बात की, मगर वो चैम्बर्स दे ही नहीं पाई। अच्छा जी। फिर एक चीज़ आती है कि आपके सामने एक जुडिशल कॉम्प्लेक्स, एक ह्यूज बिल्डिंग तैयार हुई है, जाइगेंटिक बिल्डिंग, जो कि मेरे ख्याल से मुल्तान की सबसे बुलंद तरीन इमारत है इस वक्त। अब वो बननी थी, उसमें से एक बनना था पार्किंग प्लाजा और एक बनना था जुडिशल कॉम्प्लेक्स। अब उनमें से एक फ्लोर जो है वो मुख्तस कर दिया गया है नए चैम्बर्स के लिए। यार खुदा का नाम लें, आप वहाँ पे पार्किंग मसाइल देखें आपने कचहरी पर कितने। ये जो प्रेसिडेंट गुजरे हैं, इनके कह लें कि किस्मत और या फिर इनकी एक कोशिश कि इन्होंने पार्किंग प्लाजे को एक्टिवेट करवा दिया। हालांकि बंद तो बड़े अरसे से रहा है, तो हर साल ही कोशिश थी कि हर प्रेसिडेंट की कोशिश थी कि मेरे टर्न के अंदर ये एक्टिव हो जाए, मगर ये जो पिछले हमारे गुजरे हैं तो उनके टर्न में ये बन गया। अब रोल इशू क्या हुआ कि जितनी भी पार्किंग थी सारी यहाँ से पहले शिफ्ट की गई, मीडिया ने कवरेज की, सोशल मीडिया ने कवरेज की, बड़ी तारीफ हुई। अब क्या होता है, जैसे वो हमारी एक कहते हैं ना कि हमारा एक फितरत चलती आ रही है, कुछ दिन वो कहते हैं ना चंद दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो चांदनी सिर्फ चंद दिन की थी। अब आगे क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद अब एक साइड जो डीसी और कमिश्नर और कचहरी के अंदर एंटर होते हैं, वो तो साइड इन्होंने क्लियर कर दी कि जी वहाँ पर मोटरसाइकिलें पार्क होंगी, मगर जो उसके ऑपोजिट साइड है जो कि वुमेन यूनिवर्सिटी के साथ लिंक करती है दीवार के साथ, वो वहाँ पर पहले 1-2 गाड़ियाँ खड़ी हुई, फिर करते करते उनकी देखा देखी आज फिर वही सीन शुरू हो गया कि फुटपाथ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अब वकील कहते हैं कि वो गाड़ियाँ हैं साइलिन की। अच्छा, जब हम ने जाकर ये जो ठेकेदार वहाँ पर खड़े होते हैं, पार्किंग वहाँ जो खड़े हैं, पार्किंग माफिया जो खड़ा है, उन्होंने 100 रुपये पर्ची लगाई हुई है, 50 रुपये पर्ची, जबकि कहीं भी नहीं है। तो वहाँ पर जब मैंने उनसे बात की तो वो कहते हैं जी वकीलों की गाड़ी है। भाई अब बात किसकी मानी जाए? वकील कहता है हमारी गाड़ियाँ नहीं है, ठीक है जी सर, आप हमारे सर आंखों पर, हमने आपकी बात मान ली, मगर दूसरी जानिब जो पार्किंग में गाड़ियाँ ठहरवा रहे हैं वो कहते हैं जी कि गाड़ियाँ ही वकीलों की हैं, हम क्या करें, हम लड़ें उनसे। अब पुलिस से बात करो तो पुलिस कहती है कि हम ट्रैफिक के कानून की अमल दरामद कहाँ से करवाएं। पुलिस ने करवाया था एक दफा, बिल्कुल सफाया कर दिया था, मोटरसाइकिल खड़े करने की भी इजाजत नहीं थी। उस वक्त यूं सीन था कि लिफ्टर भी साथ मौजूद था और बार एसोसिएशन का सख्ती से इंप्लीमेंट बार एसोसिएशन ने करवाया था। अब ये बुशरा नकवी साहिबा के ऊपर है कि क्या वो नए वकला को चैम्बर्स दिलवा सकेंगी, क्या नए वकला को मौका मिल पाएगा, क्या नए वकला जो हैं वो अपने जिन्होंने पैसे पहले भरे हुए थे और उनके पैसे जो हैं वो वकीलों ने ही गबन कर लिए, क्या वो वापस उन्हें मिल पाएंगे, क्या उनकी एडजस्टमेंट हो पाएगी, ये एक सवाल है। और दूसरा पार्किंग के ऊपर कि अब क्या वकील जो हैं वो इस चीज़ से बाज आएंगे, या साइलिन जो है या अवाम जो है उसको सीधा करने के लिए पुलिस वहां पर अपना कितना किरदार अदा करेगी, ये वक्त कितना किरदार अदा करेगी ये वक्त बताएगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो सारे हैं बुशरा साहिबा जो हैं वो एक नई प्रेसिडेंट है, इन सारे मसाइल का हल निकालने में कामयाब होंगी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद राना साहब की मज़ीद भी स्टोरीज हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। सर्दियों की तातलात में इजाफ़ा कर दिया गया है, लेकिन अब इसको प्रोडक्टिवली हमने किस तरह इस्तेमाल करना है, बच्चों के लिए कौन कौन सी सरगर्मियाँ हमने ऐड करनी है, इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। सो ये सब बताइएगा। आप बता रहे थे कि जैसे राना साहब ने भी इसमें ऐड किया कि निसाब से हट के कोई चीज़ें ऐड कर दें। आप अपने बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं इस हवाले से? सर मैंने आपको बताया ना कि इस्लामी कुतब हैं या सबक आमूज़ कहानियाँ हैं, उससे बच्चों में दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो निसाब से भी हट के होती हैं, बल्कि वो निसाब की तरफ ले जाती हैं। बच्चे के अंदर अहमियत बढ़ती है, बच्चे के अंदर अखलाकियात बढ़ता है और ख़ुशी पैदा होती है। तो उन चीज़ों से हम हट गए। जैसे आप कह रहे थे कि ड्रिल वगैरह का पीरियड है या असम्बली वगैरह है या मोटिवेशन, वो चीज़ें तो वैसे ही ख़त्म हो गई। स्कूल के अंदर तो है ही नहीं, स्कूल के अंदर तो रटा ही है। तो अगर चंद दिन घर में बैठने को मिल ही गए हैं बच्चों को, तो फिर ऐसी चीज़ों से बच्चे का दिल ललचाया जाए और बच्चों को आगे लाया जाए। अच्छी किताबें तो आप कह रहे हैं, इसमें खेल कूद के बारे में भी ज़रा हाँ, बताइएगा कि वो किस तरह के खेल होने चाहिए। कुछ लोग, कुछ के पेरेंट्स ना इसमें चेस का एहतमाम कर देते हैं। किताबें जो है ना, देखिए आजकल के दौर में किताबें कोई नहीं पढ़ता। ये चीज़ भूल जाएं कि बच्चों को आप देंगे और वो किताबें पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन छोटी एज से आदत तो डाल देखो वो यार, वो छोटी एज से कितनी डाल सकते हो आप एक बात ये याद रखना कि बच्चे को अब विजुअल लर्निंग की तरफ भी लेकर आओ। जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब आने वाले वक्त में विजुअल लर्निंग आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, टैबलेट पे। अच्छा जनाब, जैसे आप बात करें कि विजुअल लर्निंग के ऊपर, और हम डिस्टेंस लर्निंग की भी बात सुन रहे हैं, इसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कराची में एक स्कूल ऐसा है जो डिस्टेंस लर्निंग पे काम कर रहा है, हाइब्रिड निज़ाम पे काम किया जा रहा है। जैसे इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी भी इस तरह पढ़ा रहे होते हैं। बच्चों के लिए ठीक है अगर इस तरह पढ़ाया जाए, या वो एक स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा साजगार का माहौल बेहतर होता है। उसमें ये है कि बच्चा डिसिप्लिन सीख लेता है, नज़्म ज़ब्त को सीखता है, दूसरे बच्चों से बहुत कुछ सीखता है। कहते हैं ना, दीवारें भी सबक दे रही होती हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये है कि एक बच्चा पढ़ रहा होता है, दूसरा सुन रहा होता है, तो उससे एक माहौल मिल जाता है। अगर घर में पढ़ाया जाए तो फिर बच्चा तनहा होता है, या फिर उसके साथ इंटरनेट वगैरह होगा। लेकिन ये जो स्कूल का माहौल होता है, ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर तरह का बच्चा होता है, हर तरह की तरीक़ाकार होते हैं, असातिज़ा भी लेक्चर दे रहे होते हैं, तो वो बेहतर है स्कूल का माहौल। अच्छा, इसमें वो आप बगैर निसाबी सरगर्मियों में ऐड कर रहे थे, फिर राना साहब ने भी उसमें थोड़ी सी अपनी बात है कि मैं पूछना चाह रहा था, जैसे चेस की गेम्स हैं या इस तरह की बोर्ड गेम्स होती हैं, जिनसे ज़रा इंडोर माइंड बेहतर होता है आपकी। इंडोर गेम्स होती हैं, मोबाइल से दूर रखा जाए। और बहुत सारी गेम्स हैं, स्टापो वगैरह है, बच्चियाँ रस्सा कूदना वगैरह है, ये इस तरह के हैं, लूडो वगैरह है। तो इस तरह के गेम बच्चों को सरगर्मियों पे असर अच्छा होता है। ठीक है। अच्छा, और कंटेंट किस तरह का दिखाना चाहिए बच्चों को इसमें? आजकल तो हम वो ललाबाइज भी बहुत ज़्यादा बच्चे सुनते हैं रात को सोने से पहले, वो बड़े फेमस भी हो जाते हैं। असल में हम तो एज ए मुसलमान हैं, हमें तो चाहिए कि हम सहाबा कराम, औलिया कराम के किस्से और उनकी जो मोटिवेशनल कुतब और कहानियाँ हैं वो बच्चों को रोशनास कराएँ, ताकि उससे सबक मिले ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। राना साहब, तजावुज़ात के ऊपर आ जाते हैं। हमने देखा कि पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पर हम खूबसूरत किया गया शहरों को। रेडीबान हजरात जो थे जिन्होंने गैर कानूनी रोड्स पर कब्ज़ा किया हुआ था, उनके ख़िलाफ़ बड़ा ग्रैंड क्रैकडाउन हुआ। फिर उसमें कॉरपोरेशन ने भी हिस्सा लिया, बहुत खूबसूरत लगने लग गया शहर। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ मसाइल भी हैं। जो रेडीबान हजरात हैं, ख़ासतौर पर वो ये कहते हैं कि हमें जगह दे दी जाए, हम वहाँ पर अपना कारोबार कर लेंगे, इससे बजाय इसके कि आके हमारी रेडियाँ भी तोड़ी जाएँ, हम पे ऑपरेशन भी किया। इसका मैं आपको एक बात बता दूं कि पैरा फोर्स का काम अब सिर्फ और सिर्फ जो हमें नज़र आता है वो है सिर्फ और सिर्फ आपका एनक्रोचमेंट। जबकि इसके साथ एक और भी लफ्ज़ है, रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब ये सबको पता कि इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करवाना खाली एनक्रोचमेंट नहीं है। रेगुलेशन के अंदर आपके प्राइस कंट्रोल्स भी हैं, ठीक है, आपने प्राइस और साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल भी है। ना क्वालिटी पर बात हो रही है अभी, ना प्राइस पर बात हो रही है। ये सिर्फ वन डायरेक्शन चल पड़ी है कि आप इसे एनक्रोचमेंट की तरफ ले गए, और इसमें सबसे बड़ा किरदार इसे गलत साइड पर लेकर जाने का एमडीए और कारपोरेशन का। क्योंकि पैरा से पहले ये लोग काम करते थे, और आपको पता है कि हमने सुना भी है कि जब हम जाते हैं लोगों से बात करते हैं तो लोग भी बताते हैं कि इनके दरमियान एक लेन देन का सिस्टम भी चलता था, अवाम का और इन दोनों डिपार्टमेंट्स का। पैरा उसके ऊपर आई,
बहुत अच्छी फोर्स है, बहुत कमाल है, बंदे भी बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे, बात करने के लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़े सुलझे हुए, मेरिट पे भर्तियां हैं। जिस तरीके से आपने एक दफा देखा होगा कि वार्डन्स बड़े तमीज से बात करते थे, पुलिस वालों से ज़्यादा वार्डन्स जो थे, ट्रैफिक पुलिस जो पुरानी थी उसका कल्चर चेंज हुआ था। तो ये कल्चर भी चेंज हो रहा है पैरा के आने से। मगर मेहरबानी करके अगर पैरा फोर्स जो है वो महंगाई को भी कंट्रोल कर देना, अगर सिर्फ एक सिंपल सी बात ले लो कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप रेट लिस्ट देखते होंगे, हम चलाते भी हैं कि सब्जियों की रेट लिस्ट क्या होती है, फलों की रेट लिस्ट क्या होती है, उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। ठीक है, आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, रेट लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है अनार का रेट है जी 552 रुपये। आप अभी चले जाएं मार्केट के अंदर 650 रुपये में मिल रहा होगा आपको अनार, 700 रुपये में मिल रहा होगा आपको अनार। किन्नू का रेट आज का मैं आपको बता दूं कि 120 रुपये, 100 रुपये सॉरी, और ये सरकारी रेट लिस्ट की बात कर रहा हूँ। जब आप मार्केट में परचेज करने जाएंगे, अच्छे किन्नू की बात हो रही है, ये अव्वल किन्नू है, और अव्वल किन्नू कौन सा, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है। आप एक्सपोर्ट क्वालिटी को हाथ तो लगाएं, आपको 150-200 रुपए से कम देगा ही नहीं कोई। हालांकि अभी तो रेट कम होने चाहिए, बॉर्डर्स जिस तरह बंद है उसमें रेट्स तो नीचे आने चाहिए जी। मगर बात वही मैं बता रहा हूँ ना कि रेगुलेशन अथॉरिटी किधर है। फिर आप आ जाओ इसके ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। जब क्वालिटी आप देखो तो क्वालिटी भी डिफरेंट है। अव्वल, दोम, सोम, ये 3 क्वालिटीज़ चल रही होती हैं तमाम चीज़ों में। इसी तरीके से अजनास में भी हैं, एक अव्वल क्वालिटी जो बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी, फिर उसमें मिक्सिंग थोड़ी सी, फिर तीसरे नंबर पर मट्टी वगैरह मिक्स करके। अब इन चीज़ों को देखना किसने, पैरा ने। अच्छा, जब हम अब गरीब लोगों के पास जाते, जो ये रेडी बांध आके खड़े हो गए, इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई हमें आप ये बताओ कि हम जाएं किधर। हम गवर्नमेंट हमें कोई मुख्तस जगह करके दे ही नहीं रही। मैं बारहा दफ़ा इस चीज़ को अपने प्रोग्राम्स में भी बता चुका हूँ कि मेहरबानी करके एक जिस तरीके से बहावलपुर में आपने एक बाज़ार बनाया हुआ है, आप अगर कभी बहावलपुर गए हो ना, तहमा एक बड़ा खूबसूरत सा बाजार बना हुआ है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ वहाँ पर मिलेगी। पार्किंग एरिया है, मुजफ्फरगढ़ में भी अब ये चीज़ अप्लाई हो रही है। ठीक है, वहाँ पर एक पार्क है और वहीं पर पार्क के साथ ही एक जगह बना के दी जा रही। मगर यार हमारे मुल्तान में कोई जगह ऐसी है ही नहीं। वो सुना तो था कि कोई रेडियाँ आ रही हैं, वो भी अभी आ रही हैं। डबल फाटक के करीब भी तो एक काफी बड़ा खाली मैदान था, उधर कहा गया था कि अब आपको सिक्योरिटी के इंतजामात भी होंगे, पानी भी दिया जाएगा और हर चीज दी जाएगी। वहाँ पर आप मैं आपको बताता हूँ। अब आप एक बात मुझे ये बताएं कि वहाँ पर बंदा खड़ा है 200 और रेडियाँ वहाँ पर दी जा रही हैं 50। ठीक है, मुझे ये बताओ कि वो बाकी का 150 बंदा कहाँ जाएगा? उसने तो फिर रोड पर आना। अच्छा, और फिर दूसरी एक और इसमें अवाम की भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, अवाम जो है ना वो भी बाज नहीं आती। बिल्कुल, मैं यही बात अब मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि दुकानदार भी बाज नहीं आते। यार आपके पास जगह है, नहीं है तो यार आप जगह पर ले लो ना किराए पे। नहीं जी, वो एडवांस कौन भरे? और भाई तुम, एक रेडी वाला जो है ना बताता है मुझे कि 3000, एक रेडी वाला बताता है 1000, ये झूठ है। अगर आप औसतन देखो तो मैं रेडी वालों से मिलता हूँ ना, तो जब उनसे बातचीत की तो कई लोगों ने हमें ये बताया कि राना साहब 5000 रुपए डेली की कमाई है। लेकिन वो प्रॉफिट तो नहीं होगा ना, वो तो डेली की कमाई सर नहीं सर, प्रॉफिट है। कमाई जो है वो तो 25-30 हजार रुपए डेली है। जो सेल है वो 25-30 हजार की है, उसमें 5000 रुपए प्रॉफिट है डेली का। कुछ ये में भी हेर फेर कर देते हैं, तो क्वालिटी भी जाहिर सी बात है, जो चीज़ अब सस्ती लेकर आ रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के दाम पर बेच रहे हैं, मिक्स करके बेच देते हैं। ये भी एक बड़ा तो ये चीज़ है ना, इस पे नाज़रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे मजीद इन डिटेल डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम इंक्रोचमेंट के हवाले से बात कर रहे थे और राना साहब ने बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर रोशनी डाली कि हमारी अपनी भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, हमने भी कानून पर अमल करना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे थे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया। राना साहब मैं चाहूँगा वहीं से आप कंप्लीट कीजिएगा बात को। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बता रहा था कि यार देखिए, जहाँ पर आवाम की जिम्मेदारी बनती है ना कि आप खुद भी इस चीज़ को सोचें कि आप अगर एक दुकान ले लेते हैं, एक सुकून से बैठ जाते हैं, तो एक इज्जत से कमा लेंगे। मगर नहीं जी, हमने मुफ्त में जब एक चीज़ मिल रही हो ना, तो वो कहते हैं कि बस फिर ठीक है, हम मुफ्त में ही उसे अवेल करते रहें। अब लोगों की एक सोच क्या आ गई है, जब तक कमा रहे हैं कमाएंगे, जब आएंगे उठ के इधर उधर चले जाएंगे, और फिर उसके बाद जब बारहा दफ़ा कोई, देखो एक चीज़ आती है,
आपकी जगह नहीं है, जगह है हुकूमत की। आप अगर अपने घर के दहलीज पर किसी गैर शख्स को आने नहीं देते, हाँ, खड़ा भी नहीं होने देते, हाँ जी, तो आप खुद जो काम कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है? ज़रा अपना मुआवजा जो है ना वो खुद करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुकानदार हैं और उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स हैं। अब वो खुद कहते हैं जी हमारे सामने खड़ा कर दो। मैं अब आपको छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ। ईदगाह चौक पर एक मिठाई वाले की दुकान है, उसने जानबूझकर किराए पर एक गन्ने के जूस वाले को रेडी खड़ी करने की इजाज़त दी। आपको पता गन्ने की जूस की रेडी कितनी बड़ी होती है, वो अच्छा खासा उसमें हजूम होता है। अब उससे वो किराया ले रहा है। भाई आप ज़रा मुझे एक चीज़ ये बताएं, या ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कि क्या वो दुकान के आगे जो रोड है वो क्या आपकी मलकियत है? आप जो उससे किराया ले रहे हैं, हुकूमत की जगह का किराया आप ले रहे हैं, यानी कि आप एक तो हुकूमत के साथ जो है वो धोखेबाजी कर रहे हैं, दूसरी चीज़ कि आप ये नाजायज़ कमा रहे हैं, ये हराम है। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम, मुल्तान से बात कर रहा हूँ, सुहेल नाम है मेरा। जी सुहेल भाई, सवाल कीजिएगा। जी, ये राना साहब से सवाल था, एक दफ़ा पहले भी मैंने कॉल की थी राशन कार्ड के बारे में ना, तो मैंने ये पूछना था कि राशन कार्ड का क्या तरीका कार है लेने का, और ये कहाँ से मिलेगा, और इसका जो राशन होता है वो कैसे मिलेगा, उसकी फिर उन्होंने कुछ तफसील नहीं बताई थी। ठीक है, हम लास्ट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल गालिबन मिस हो गया होगा पॉइंट। हाँ। हमने जवाब दिया था, लेकिन अगर इस पर थोड़ा ब्रीफली, यार इसका ब्रीफली जवाब यही है कि ये भाई ऑनलाइन होगा पोर्टल के ऊपर। हाँ, आप अपने मोबाइल के ऊपर जो है ना पोर्टल खोलेंगे, राशन कार्ड प्रोग्राम के हवाले से वहाँ वो कवाइफ मांगेंगे, वो आपने वहाँ फिल करना है। ये कोई भी इदारा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि जी फलाने इदारे चले जाओ, फलाने इदारे चले जाओ, ये झूठ है, क्योंकि राशन कार्ड इसने ऑनलाइन आना है। और फिर दूसरी बात, जब ये राशन आएगा किस तरह, तो भाई इसके लिए एक फिक्स पॉइंट बनाए जाएंगे। हो सकता है डीसी के दफ्तर में बनाया जाए, जहां पर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब होगी आप आएंगे और उसके बाद या तो राशन लेंगे, नहीं तो राशन के लिए पैसे देंगे। या उस कार्ड के अंदर, वो कार्ड में 5,000 से लेकर 10,000 तक का राशन के पैसे होंगे। वो आप जिस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे निकलवाते हैं, उसी तरीके से वो पैसे उसी तरह पैसे निकलवाएंगे आप, और इसका बाकायदा आपको मैसेज आएगा मोबाइल पे जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी कंप्लीट, और अगर आप इसके लिए सेलेक्ट हो गए हैं तो उसका बाकायदा आपको मैसेज आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब मिल गया होगा। राना साहब, मरीम नवाज़ की तरफ से कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम कोई शुरू किया गया, इसके बारे में ज़रा ब्रीफली बता दें। छोटा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम शुरू किया गया। अब पहले तो आप ये देखते थे कि लोगों के जो देहाती एरियाज के अंदर क्वैक डॉक्टर्स होते थे और वो उल्टे सीधे इलाज करवा देते थे, जिससे जच्चा बच्चा जो है वो नुकसान होता था। अब एक फ़ायदा ये होगा इस प्रोग्राम से कि जच्चा बच्चा तो चलो वो तो एक प्रोग्राम चल ही रहा है, इसके साथ साथ आपके और दीगर जितने भी घर के मेंबर्स हैं उनको कोई भी बीमारी होगी वो तशखीस हो जाएगी, और ये पूरे घर को चेक करेंगे। और फिर ऑन द स्पॉट क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है मरीम नवाज़ का, वो भी काम कर रहा होगा, और मरीम नवाज़ के जो हेल्थ सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आपको रेफ़र कर दिया जाएगा और आपका इलाज बेहतरीन तरीके से हो सकेगा। सो ये साहब, बिल्कुल हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मौजूद हैं। तातीलात के हवाले से अगर आप पेरेंट्स के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा, और दीजिएगा कोई पैगाम। बच्चे घर पे रहें, सर्दी बहुत ज़्यादा है, धुंध है, इससे काफ़ी जराइम होते हैं, मसाइल होते हैं। छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल पे ना दें ताकि वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं। गर्म ग़िज़ाएँ खाएं और गर्म मलबूसात में घर पे रहें। गर्म मलबूसात में घर पे रहें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मलिक हफ़ीज़ सोया साहब, प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। राना साहब, अगर आप भी कुछ ऐड करना चाहें, बिल्कुल लास्ट हमारे पास 30 सेकंड। मैं यही कहूँगा कि मौसम जो है वो जहाँ बदल रहा है वहाँ पर ख्याल तो करें, मगर साथ साथ दूसरों के हक का जो है ना वो भी ना तलाफ़ी ना करें। हक तलाफ़ी ना करें। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आप भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी कुछ गेस्ट मौजूद होंगे, एक नया टॉपिक होगा। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से हमने सीलिक डिज़ीज़ के बारे में बात करनी है। अब ये डिज़ीज़ क्या है? हम लोग जो आटा खाते हैं उसमें एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ग्लूटेन।
वो कुछ लोगों को उस ग्लूटेन से एलर्जी हो जाती है, ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। अब वो ग्लूटेन जो है, जब लोगों को एलर्जी हो जाती है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके असर करना शुरू कर देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारे सारे बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसने एब्जॉर्ब करना होता है और ब्लड के ज़रिए तमाम बॉडी पार्ट्स को पहुंचाना होता है। ये एक बुनियादी तौर पर सीलिक, हमारा जो बॉडी किस तरह हमारा डाइजेशन वर्क करता है वो मैंने आपको समझाया। और जब ये निज़ाम ख़राब होना शुरू होता है तो इसकी वजह से आपका वेट भी गिरना शुरू हो जाता है और इसके अब जो रिलेटेड दीगर बीमारियाँ वो भी होना शुरू हो जाती हैं। तो इस हवाले से तफसील गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर राना मुसद्दिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुल्तान के मारूफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? सर मैंने बुनियादी तौर पर समझाने की कोशिश की है कि ये सीलिक डिजीज़ क्या है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बड़ा अच्छा बताया आपने। बेसिकली सीलिक डिजीज़ और वीट एलर्जी दो चीज़ें होती हैं। वीट एलर्जी तो एक नॉर्मल एलर्जिक रिएक्शन है, कि नॉर्मल तो नहीं खैर कह सकते, एबनॉर्मल है, एलर्जिक रिएक्शन है, जिसमें होता ये है कि जो गंदम में प्रोटीन्स होती हैं बॉडी उनको रिस्पॉन्स देती है। इम्यून सिस्टम आईजी एंटीबॉडीज़ उसको रिस्पॉन्स देंगी। जब उसको रिस्पॉन्स देंगी तो बॉडी में जैसे रूटीन में बाकी चीज़ें हम खाने से भी एलर्जी हो जाती है, एग खाने से, गोश्त खाने से, पीनट्स खाने से, वैसे ही एलर्जिक रिस्पॉन्स बॉडी का आएगा। उसमें क्या हो सकता है कि अलामतें, शॉर्ट टर्म अलामतें सामने आएंगी। सीलिक डिज़ीज़ एक बड़ी बीमारी है। इसमें बेसिकली होता ये है कि गंदम के अंदर ग्लूटेन एक प्रोटीन होती है। जिस्म जो है आपका मुदाफ़ती निज़ाम उसको एक जेनेटिक डिफेक्ट होगा, उसको ले लेगा एज अ हार्मफुल प्रोटीन, ओके, और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। जब ये एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा, जब ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में बॉडी डिटेक्ट करेगी कि ग्लूटेन आ गई है, वो अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करना शुरू कर देगी। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जिसको हम कहते हैं, वो उसका डैमेज स्टार्ट हुआ, वहाँ से जिस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होनी है, आपकी जो आप डाइट खा रहे हैं उनकी नॉर्मल चीज़ों की जो एब्जॉर्प्शन नॉर्मल वे में होनी है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको विटामिन डी, आपका कैल्शियम, आपका फोलिक एसिड, जो चीज़ें वो बॉडी में डिफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा भी ब्लॉटिंग, डायरिया, नोज़िया, कॉन्स्टिपेशन, ये शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट भी सामने आते रहते हैं। तो जो वीट एलर्जी है उसको तो मैनेज एलर्जिक रिएक्शन को कर लिया जाता है। जो सीलिक डिज़ीज़ है ये इसको जब तक हम ग्लूटेन से टोटल आउट नहीं करेंगे पेशेंट को, तो उस टाइम तक हम पेशेंट को मैनेज नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें आपने बात की कि ये जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होता है। जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होगा लाजमी तौर पर, या इसके कोई और कॉजेज़ भी हो सकते हैं? देखिए, बेसिकली जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन ये मतलब नहीं होता कि अगर जेनेटिक्स इन्वॉल्व है तो सब लोगों में डिजीज़ आ जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों में जेनेटिक्स पॉजिटिव होती हैं लेकिन वहाँ पे डिजीज़ शो नहीं होती। जिन लोगों में जेनेटिक्स पॉजिटिव होती है उनमें से भी 1% लोगों में डिजीज़ सामने आती है। ठीक है, उसमें ट्रिगरिंग इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, और मतलब कुछ फैक्टर्स हो गए जो आपकी बॉडी को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, साथ में जेनेटिक्स पहले ही से एक तैयार पड़ी है, वो चीज़ें एडअप होके आपको डिज़ीज़ मैनिफेस्ट कर देंगी। कुछ लोगों में जेनेटिक्स होने के बावजूद भी लामात नहीं आती, तो जेनेटिक्स का मेन रोल है, लेकिन साथ में फैक्टर्स ऐड होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका पता किस तरह चलेगा? और पहले ये बताइएगा कि ये ज़्यादातर बच्चों में होता है या बड़े भी इसका शिकार हो सकते हैं? जो वीट एलर्जी है ना, वो तो आपको स्टार्ट से ही बच्चों में हमें आ जाएगी, उसकी अलामतें आना शुरू हो जाएंगी। जब बच्चे को दूध 5 से 6 महीने के बाद आप वीनिंग स्टार्ट करते हैं दूध देने के बाद, तो जब वीनिंग स्टार्ट की, वहाँ से ग्लूटेन कंटेंट जाना स्टार्ट हुआ, वहाँ से अलामतें आना शुरू हो जाएंगी बच्चे में। किस तरह की अलामतें होंगी? सबसे पहले तो अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो ब्लॉटिंग, डायरिया, नोज़िया, कॉन्स्टिपेशन, हम उनको रूटीन में लेते रहते हैं कि ये पेट ख़राब हो गया और उसकी मेडिकेशन हमने स्टार्ट करा दी। लेकिन अब जब वो लॉन्ग टर्म चलते रहते हैं, उसके बाद अब आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, आपकी विटामिन डी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, क्या होगा कि बच्चा
पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, बच्चे का जो है वो मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होगा, बच्चा बार बार बीमार होना शुरू हो जाएगा, बच्चे की ग्रोथ रुकना शुरू हो जाएगी। स्टंटेड ग्रोथ के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। इसके साथ ही इवन अगर ये डायग्नोज ना हो, बच्चा इग्नोर होता रहे, बच्चे की प्यूबर्टी में भी डिले आ सकता है। ओके। तो ये मतलब आपके पूरी जब आपकी जो डाइट ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन जहाँ से होनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही काम अपना नहीं कर रही, तो ये तो पूरे आपके बॉडी को इफेक्ट करेगी। क्योंकि अब 24 घंटे ही आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक फॉरेन बॉडी के खिलाफ लड़ रहा है। उसने एक्सेप्ट ही नहीं करना। आप उसको दे रहे हैं रोटी 2 बच्चों को, गंदम दे रहे हैं कि इसकी सेहत बनेगी, वो और ज़्यादा अटैक कर रहा है। और तो इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें, जैसे आपने हम कॉजेज़ पे तो बात कर ली, सिम्टम्स पे अगर हम बात करें, ब्लोटिंग है, डायरिया भी होना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल, जब ये वीट खाएंगे तब तक डायरिया होगा। बिल्कुल, ये इस तरह के केसेस बहुत कॉमन होते हैं कि 6-6 महीने 7-7 महीने की हिस्ट्री, इवन लोग साल गुजार देते हैं, डायरिया है जी, डायरिया है। इसमें ये तो होता नहीं कि एक्सेसिव डायरिया मोस्टली सामने नहीं आता, और उसके बाद क्या होता है कि मोशन आ गए, मेडिसिन ले ली और लगा कि कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया, प्लेसिबो इफेक्ट आ गया, उसके बाद लोगों ने कोई इसको डायग्नोज ना करवाया। इसलिए जब इब्तदाई सिम्टम्स आएँ, आपके बच्चे में डाइजेशन प्रॉपर ना हो रही हो, आपके बच्चे में पेट ब्लॉटिंग जिसको कहते हैं, पेट थोड़ा सा गैस वाली सिम्टम्स आना शुरू होगी, बच्चे में मोशन आना, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग हो सकती है, ऐसी इब्तदाई सिम्टम्स जब भी आएँ तो इनको सिर्फ सिंपल गैस्ट्रो नहीं समझा जाए, डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। डॉक्टर से कंसल्ट करना लाजमी है सारी कंडीशन में। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। जैसे आपने बात की कि इसका क्योंकि जब तक एलिमिनेट नहीं किया जाएगा ग्लूटेन को तो उसका इलाज नहीं किया जा सकता। अब इसके मुतबादिल हमारे पास कोई और सोर्सेज मौजूद हैं जिससे बाकी दीगर चीज़ें दी जा सकती हैं ग्लूटेन के अलावा, क्योंकि वीट तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना हमारे फूड का। मुझे देखें, गंदम ऐसा तो वीट गंदम में तो है ही है, ठीक है। उसके अलावा आप जो हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं कंटेंट यूज़ हुआ होता है जहाँ ग्लूटेन बच्चे में जा रही होती है। इन चीज़ों से अवॉइड करना मस्ट है। लेकिन आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि चावल खाने से भी गंदम एलर्जी वाली बीमारी बढ़ती है, ऐसा नहीं है। चावल का इस्तेमाल कर सकते, आप मकई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बाजरे का इस्तेमाल, लोग इनकी रोटियां इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इनके प्रोडक्ट जो आपने गंदम इस्तेमाल करनी उसकी जगह इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दें तो नॉर्मल रूटीन में वो जो हम होल ग्रेन के आटे की बात करते हैं, अगर उसमें से आटा माइनस करके दीगर चीज़ों का आटा बना लिया जाए तो वो बेहतर साबित होना शुरू। अगर तो आपके घर में चीज़ें तैयार हो रही हैं, आपकी आंखों के सामने हैं, तो वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं है तो मोस्टली ऐसा देखा गया है, हमारे बाज़ार वाली चीज़ों पे लिखा होता है शुगर फ्री फ्लाम, लेकिन उसमें ऐसा होता नहीं है। और इसमें आपके अंदर कुछ थोड़ा सा भी ग्लूटेन गया, उसने आपको डिस्टर्ब करना है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको देखेंगे, अगर ये प्रोलॉन्ग होता है, इसका ध्यान नहीं रखा जाता, तो फिर इसका नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि हम पेन किलर्स ले लेंगे दर्द को ख़त्म करने के लिए, डायरिया हो गया तो उसके लिए कोई दवाई ले लेंगे, हमारे तो ओवर द काउंटर मेडिसिन का भी बड़ा एक मसला है ना। देखें, आपकी जो छोटी आंत है ना, आपकी छोटी आंत ने ऐसी चीज़ें एब्जॉर्ब करके बॉडी में पहुंचानी है जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ को अफेक्ट करेंगी। आपकी ब्रेन ग्रोथ, आपके मसल मैस, आपकी बोन्स, आपकी बॉडी का नॉर्मल डेवलपमेंट सिस्टम, इन सब को असरअंदाज करेंगे। अब जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ही अफेक्ट हो रही है, उस पे मुसलसल आपका इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है, उससे क्या होगा कि उसकी जो लेयर है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। अब विटामिन डी भी नहीं जा रहा, कैल्शियम भी नहीं जा रहा, आपका फोलिक एसिड, आयरन, सब चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी। आपका बच्चे को अनीमिया, खून की कमी का शिकार हो जाएगा। आपका बच्चे की बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगी। आपके बच्चे की मसल मैस बिल्ड नहीं होगा, आपके बच्चे की हाइट गेन नहीं होगी, आपके बच्चे का ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, आपके बच्चे का स्टंटेड ग्रोथ की टर्म यूज़ की जाती है। ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो सकेगी, जहाँ उसने अचीव करना है वहाँ। फिर जब बच्चा डाइट प्रॉपर नहीं है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, कोई भी बीमारी इसके ऊपर अटैक कर सकता है। जिस तरह HIV में ख़तरा होता है, कोई भी बीमारी, कोई भी किसी भी किस्म का बड़े से बड़ा जो आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, वो
उसके ऊपर जल्दी बाकी बच्चों के मुकाबले में अटैक कर करेगा। सकता है। अच्छा, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से, कुछ लोगों को आगे जाके एज में भी होता है ना, क्योंकि बचपन से तो अभी आपको पता चल गया, आप इसका ध्यान भी रख सकते हैं, पेरेंट्स को भी अंदाज़ा होगा कि नहीं ये दवाइयों से नहीं सही हो रहा, लेकिन बड़ा होकर जैसे आप कह रहे हैं कि बड़े होने के बाद भी पता चलता है, तो तब तक फिर क्यों नहीं असर कर रहा होता और उसके बाद फिर क्यों असर करना शुरू कर देता है? लेकिन मैंने आपको बताया कि जो ग्लूटेन है ना, हम्म। उसको इम्यून सिस्टम जो है ना वो एज अ डेंजरस प्रोटीन लेता है। ठीक है। एक टाइम तक मोस्टली होता है, ये भी होता है कि 40s प्लस में जाके भी कुछ केसेस जी, रिपोर्ट gluten। हुए हैं जहाँ सर ये क्योंकि रिपोर्ट- बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब के अंदर एक नया ऑर्डिनेंस लाया गया था, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। ये कानून की ये हमारी जो प्रॉपर्टी के ओनरशिप के हवाले से एक कानून था, जिसमें कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कहा गया था कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, लोगों को जल्दी इंसाफ मिलेगा, लोग जाएंगे डिप्टी कमिश्नर के पास और तकरीबन 60 दिनों का टाइम दिया गया था कि आप इसके हवाले से कोई काम करें और लोगों का जिनके ऊपर गैर कानूनी कब्ज़ा किया गया है उसकी लोगों को वापस दिलाया जाए। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ये इसको फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया जाए, इसके ऊपर काम करने से रोक दिया गया है और जितने भी फैसले इस कानून के हवाले से किए गए थे उन सारे को रिवर्स करने का हुक्म दिया गया है। इस कानून के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। माहिर इलियास वसली जो कि मुल्तान के मारूफ लॉयर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर थैंक यू। कैसे हैं सर आप? सर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। सर, आपसे बात करते हैं। हमारे रिपोर्टर साहब जो हैं वो रेडी हैं वेदर की तफसीलात देने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ माहिर इमरान जो हैं वो इस वक्त तैयार हैं, वेदर के हवाले से हमें आगाह करेंगे। अहमर खान हमारे साथ अहमर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें वेदर के हवाले से आगाह करेंगे। जी अहमर, क्या सूरत हाल है वेदर की? जी बिल्कुल, मुल्तान में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में मौसम जो है वो दिन ब दिन मज़ीद सर्द होता चला जा रहा है। इसी हवाले से महकमा मौसमियात ने भी ख़बरदार किया है कि शहरी जो हैं वो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें और साथ साथ जो है सर्दी से बचाव के हवाले से एहतियाती तदबीर पर भी ज़रूर अमल करें। इसके साथ साथ अगर आज बात करें दिन भर दर्जा हरारत के हवाले से, तो आज कम से कम दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 15 तक जाने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त मुल्तान का मौजूदा दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासुब 98% जो है वो भी रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मौसम जो है मज़ीद सर्द भी होगा, दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी भी आएगी और साथ साथ जो ऊपर वाला दर्जा हरारत है उसमें जो है वो काफ़ी हद तक कमी भी जो है वो देखने को आएगी। और साथ साथ ये भी कहा है कि मुल्तान शहर और गिरदोनवा का मौसम जो है वो खुश्क और मज़ीद सर्द रहने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। बारिश का कोई इम्कान जो है वो भी ज़ाहिर नहीं किया गया और साथ साथ ये भी कहा है कि जो है वो तिबी माहिरीन का कि शहरी जो हैं वो एहतियाती तदबीर पर ज़रूर अमल करें ताकि सर्दी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। और साथ साथ बात करें महकमा मौसमियात के हवाले से तो महकमा मौसमियात के मुताबिक रात के औकात में, शाम के औकात में जो है वो सर्दी मज़ीद बढ़ने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है, क्योंकि शाम के औकात में और रात के औकात में सर्द हवाएँ चलेंगी और जिसके बाद जो है वो सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। तो शहरियों को बार बार यही भी बताया जा रहा है कि शहरी जो हैं वो एहतियाती तदबीर पर अमल ज़रूर करें और साथ साथ गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलना ज़रूरी भी है तो सर को ढांप कर बाहर निकलें और अपने जल्द से जल्द काम करके जो है वो घरों को वापस लौटें और साथ साथ सर्दी के बचाव के हवाले से एहतियाती तदबीर पर ज़रूर अमल करें। जी अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जैसे अहमद बता रहे थे कि हमने एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है ताकि हम अपनी हिफाजत कर सकें और हमें वेदर की वजह से जितने भी मुश्किलात होती हैं उससे हम अपने आप को बचा सकें। नाज़रीन, हमने एक बर्थडे विश करनी है। अफनान साहब हैं, उनकी आज बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू जी अफनान। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। और आपकी जितने भी आपके पेरेंट्स ने आपके लिए जितने भी ख्वाहिशात रखी हुई नई ख्वाहिशात हैं वो सारे अल्लाह ताला जो है उनको पूरा करे। माहिर इलियास वसली साहब, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया इस पंजाब के जो इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के हवाले से, मैं चाहूँगा आप भी ज़रा आसान अल्फाज में बता दें, अगर मैंने थोड़ी सी कोई चीज़ मिस कर दिया तो ताकि वो मिल जाए। ये जो ऑर्डिनेंस बना था ना, इसी तरह का पहले रेंटल भी है, रेंट के हवाले से ठीक है। टेनेंसी एक्ट पहले से मौजूद था। इसमें थोड़ा सा ये हो गया कि टेनेंसी एक्ट 1887 गालिबन जी, ये अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसमें थोड़ी सी जल्दी ये की एफिशिएंसी दिखाने के लिए कि डिप्टी कमिश्नर, इसमें ना उन्होंने एक कमेटी बना दी, DRC को उन्होंने नाम दे दिया। उसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर था, DPO था, AC था और तहसीलदार और एक उन्होंने ना एजेंसी का बंदा भी जो गवर्नमेंट अप्रूव करे वो रख दिया। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये एक रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट जमा करवाएंगे ट्रिब्यूनल को
ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हाई कोर्ट को भी लेटर लिख दिया कि आप ट्रिब्यूनल्स दें। हाई कोर्ट ने उसके लिए जजेस भी नामजद कर दिए, उसमें कुछ सेशन जजेस से, कुछ एडिशनल सेशन जजेस से, लेकिन अभी तक वो बने नहीं, ट्रिब्यूनल बने नहीं। उससे पहले इन्होंने काम शुरू कर दिया। जहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करनी थी उस एक्ट के तहत रिपोर्ट सबमिट करनी थी ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल ने इसका फैसला करना था। जबकि इन्होंने ऐसे किया कि बेशक कोई केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कोई हाई कोर्ट में चल रहा है। देखें, एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसमें चल रहा है। वो केस वहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसके होते हुए बैठ के उसी डीआरसी में बैठ के एक एसी और एक तहसीलदार फैसला कर देते हैं। मतलब जितने भी जजेस थे उन्होंने पूरे जुडिशियल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। ये ऐसे था कि कुछ लोग ऐसे होते थे इसमें कि इस एक बंदे ने ज़मीन आज से 10 साल पहले फ़रोख्त कर दी, फिर वो किसी तरीके से ट्रांसफ़र ना हो सकी, उसकी बाबत स्टे चल रहे थे कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में, उसके बाद हाई कोर्ट्स होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक केसेस चले गए। वो वहीं पे उन्होंने लोगों ने वहाँ पे केस पेंडिंग रहने दिए, आके एप्लीकेशन दे दी डीआरसी को। मतलब इसमें डीआरसी को और इनको इतना इख्तियार दे दिया था कि अदालतें ख़त्म हो गई। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि जो लोगों के इसमें फंडामेंटल राइट्स थे वो सबसे ज़्यादा इन्फ्रिंज हो रहे थे। मतलब एक बंदे ने मामला सब जुडिस है बिफोर द कोर्ट, तो किसी भी दूसरी अथॉरिटी के पास वैसे इख्तियार नहीं है। आप देखिए, सिविल जज है, उसकी इतना इख्तियार है कि वो आईजी को भी नोटिस कर सकता है, चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस कर सकता है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी उसके हाथ बांध दिए कि वो नहीं कर सकते। इस पे मुल्तान में सबसे पहले हमने एक केसेस फाइल किए। सबसे पहले यहाँ पे मुल्तान में एक केस रिपोर्ट किया हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस एमएल मर्शिद साहब ने। उन्होंने वो बड़ी डिटेल्ड जजमेंट दी। उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक इसमें ट्रिब्यूनल नहीं बने, ट्रिब्यूनल बनने से पहले आपके पास इख्तियारात नहीं है। और वैसे भी आप देखें, रेवेन्यू का जो एक एसी है या जो एक तहसीलदार है, वो किस तरीके से वो ज़मीनें जिनके केसेस पेंडिंग हैं वो किस तरीके से अदालतों से इख्तियारात लेके उनको कह सकता है कि आप निकल जाएं और आप आ जाएं। अच्छा, वो जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं वो उनके पर मजिस्ट्रेटियल इख्तियार तो होते हैं ना, मजिस्ट्रेट्स तो वो होते हैं। वो नहीं, मजिस्ट्रेट और चीज़ है। मजिस्ट्रेटियल जो इख्तियारात हैं उसमें ये नहीं आता है कि आप फलां बंदे को कब्जा छुड़वा दें। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मुश्किल ये था कि अब वहाँ पे डीलें होना शुरू हो गई। यार हम इतने में डील करते हैं, अगर 10 करोड़ की जगह, सर आप एक प्लाजे को ले लेना, एक प्लाजा 10 करोड़ का है मिनिमम, छोटा सा 2 शॉप्स ले लें वो 10 करोड़ की, वो वहाँ पे डील बैठ के करने लगे। मतलब अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो हर्डल थी वो ये थी कि कोई रिटर्न ऑर्डर ही नहीं है। वो तहसीलदार साहब जाते थे एक एसी को लेके, 2 पुलिस वालों को लेके, जो बंदा बैठा होता था उसको धक्के, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, उसको जाके धक्के मार के निकाल दिया, दूसरे को बिठा दिया। अच्छा, इस तरीके से कैसे पता चलेगा कि कौन है? पहले मुल्क के हालात इतने ख़तरनाक हद तक गए हुए हैं, ऊपर से ये वाले हालात बना दिए कि कोई बंदा किसी बंदे से कोई चीज़ लेने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि हम इन हालात में अगर लेते हैं तो कल को हमारे साथ क्या होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर आप इसके बुनियादी जो इसकी गाइडलाइंस थी या बुनियादी जो इसके आउटलाइन है कानून की, वो ज़रा समझा दें। और अब जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से नया फैसला है वो इसके बारे में क्या है? अच्छा, इसमें जो बुनियादी ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक एक्ट बना दिया। उस एक्ट में उन्होंने मेंशन कर दिया कि डीआरसी की एक उन्होंने कमेटी बना दी। डीआरसी की कमेटी क्या है? डीआरसी, उसमें डीआरसी जो होगा डिस्ट्रिक्ट रेजिस्ट्रेशन सेल, ठीक है। उसमें डीसी होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा, उसमें एसी होगा, उसमें डीपी होगा, उसमें एक डीएसपी होगा और एक एजेंसी का बंदा जिसको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। ओके, ये डीआरसी कमेटी, ये डीआरसी कमेटी बना, उसको हेड करेगा डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर के पास एप्लीकेशन जाएगी और डिप्टी कमिश्नर उसी एप्लीकेशन पे विद इन 60 डेज का वैसे टाइम था और वो विद इन 3 to 4 डेज वो उस पर डिसाइड करवा देते थे। 3 to 4 डेज, 60, अच्छा 60 डेज का टाइम दिया गवर्नमेंट ने। टाइम दिया उसको, जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको, इनके पास वैसे इख्तियार ही नहीं था। इन्होंने मैक्सिमम अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी कि हमने कितने क्या काम किया है, कितने, वो ट्रिब्यूनल्स में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करनी थी और फिर ट्रिब्यूनल्स ने फैसला करना था। इन्होंने ट्रिब्यूनल में ये रिपोर्ट सबमिट करनी थी कि ये जो लैंड है ये था स्पेशल इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, जो ज़मीन है, जायदाद है, इस तरीके के। इसमें इन्होंने सबमिट उसको रिपोर्ट ये करनी थी कि ये किसके नाम पे है, किस बंदे ने किससे परचेज किया है और ये कब से है, और इनका अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो फेक है या ओरिजिनल है, और इसमें अदालतों में कितने केसेस चल रहे हैं। ठीक। अच्छा, उसमें इन्होंने एक और इससे भी खूबसूरत बात ये थी, उस एक्ट में ये मेंशन है कि जितने भी केसेस हैं अदालतों में सब जुडिस हैं उस पर आप नहीं कर सकते। मतलब जो केस किसी सिविल कोर्ट में पड़ा हुआ है, सेशन कोर्ट में पड़ा है, हाई कोर्ट, उसमें इनके पास इख्तियार नहीं था। लेकिन चूँकि यहाँ पे इन्होंने जल्दी की कोशिश की और जल्दी में उन्होंने सारे केसेस जितने भी सुप्रीम कोर्ट में थे, अभी जो हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस एमएल मर्शिद साहब ने मुल्तान में किया थे सस्पेंड सारे, और उन्होंने कहा था कि ये गलत है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग होने के बावजूद डिप्टी कमिश्नर और एसी जाके वो जगह खाली करवा देते हैं। तो इसीलिए वो सारे केसेस, इसके बाद हिज लॉर्डशिप जो हमारी चीफ साहब हैं उन्होंने मिस आलिया नीलम साहबा,
उन्होंने इस पे बड़ी डिटेल्ड जजमेंट और बड़ी खूबसूरत जजमेंट दी। उसमें उन्होंने ये लिखा कि जितने भी केसेस थे सुप्रीम कोर्ट में थे या हाई कोर्ट में, इवन सिविल कोर्ट्स में थे, वो भी उनको वापस करवाए कब्जे सारी जगहों के उन लोगों को जिनके पास पहले थे। अच्छा, इसका कब्जा माफिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप देखें हर बंदे हर चीज़ के ना दो पहलू हैं। आप देखें कब्जा माफिया आप उसको कहेंगे ना जो जिसने आगे ज़बरदस्ती पोजेशन लिया। अगर एक बंदा कोई जगह सेल कर देता है, उसके नाम पे ट्रांसफ़र करवा देता है और टेक्निकली वजह से वो उस दिन से नहीं हो सकती और अगले दिन वो कहता है कि मैं नहीं आपको देता, उसकी ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं, उसके स्टाम्प पेपर मौजूद है, उसने पैसे लिए हुए हैं, एडमिटेड है, वो गया हुआ है, उसने स्टेटमेंट दी हुई है मजिस्ट्रेट के सामने, सॉरी कोर्ट में जाके, सिविल कोर्ट में जाके उसने स्टेटमेंट दिया कि मैंने ये जगह सेल कर दी। उसके बाद उस पर स्टे चल रहा है, स्टे वो डिग्री हो गया हुआ केस, उसके बावजूद आप कह देते हैं एक डिप्टी कमिश्नर ये एक ऐसी उठ के कह दे कि ये सारा कुछ फेक है, इस बंदे के नाम पे तो यही इसका मालिक है। ऐसे तो नहीं होता ना। जनाब, इसमें दूसरी साइड ये है कि क्योंकि हमारा जुडिशियल सिस्टम थोड़ा सा फ्लॉड है। अब हमारे यहाँ जब भी कोई केस लगता है, ख़ास तौर पर ये जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड केसेस होते हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नस्ल दर नस्ल चलेंगे, इनका फैसला नहीं होगा और हम लोग जो है वो ऐसे ही भटकते रहेंगे। इन दी एंड आपको कमरों में बैठ के इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा अगर स्पीडी बनाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया तो उसमें उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ना कि उसको थोड़ा सा बिल्कुल कलअदम करार दे दिया जाए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने सर, ये आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। इसमें सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। सिस्टम जैसे आप देखें ना, जैसे इसको उन्होंने नया एक्ट ले आए हैं डीआरसी को, ये बहुत अच्छा एक्ट है, ये एक्ट बुरा नहीं है एज इट इज़, लेकिन इसमें इख्तियारात बहुत ज़्यादा उनको दे दिए। इख्तियारात अगर उसमें अच्छा उनके ऊपर कोई है ही कोई नहीं, मतलब डिप्टी कमिश्नर के बाद आप अगर उसकी आपने अपील करनी है तो किसको करेंगे? अपील है नहीं सर, प्रोवाइडेड ही नहीं। उसके बाद आप रिट में आएंगे हाई कोर्ट में 199 में, और रिट का स्कोप बहुत कम होता है। ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ये लॉ बहुत अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसको ना मैनेज करें। जब भी कोई भी चीज़ नहीं आती है ना तो उसमें फ्लाज होते हैं। ये वो फ्लाज हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये फ्लाज अगर बेहतर हो जाएं तो ये वाला एक्ट है, ये कानून बहुत अच्छा है और 60 डेज़ में ट्रिब्यूनल। अच्छा, इसमें जो हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसका भी तो पूरा निज़ाम यही है कि कमिश्नर तक एंड तक हमारे फैसला आखिरी कमिश्नर का माना जाता है। तो अगर उसी बेसिस पे ये चलाया जा रहा है तो लैंड रेवेन्यू एक्ट के हवाले से बिल्कुल सेम नहीं है ये? नहीं, ठीक है, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के हवाले से सेम इस तरीके से नहीं है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में आपका केस होता है एसी के पास या तहसीलदार के पास। अगर एसी के पास है तो उसका केस आपके पास जाएगा एसीआर के पास, एडिशनल डेप्टी जो है, और जो रेवेन्यू है, हाँ जी, और जो है अगर तहसीलदार के पास है तो उसकी अपील आपकी जाएगी एडीसीआर के पास। देखिए, उसके बाद आपने कमिश्नर के पास जाना है, उसके बाद आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाना है जी, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आखिरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर तो आपका स्टेट लैंड के डिस्प्यूट्स हैं तो वो आएंगे आप सिविल कोर्ट्स में, और अगर तो वो आपके दूसरे हैं मतलब नंबरदारी के या इस तरीके के कोई मामला हैं तो फिर आएंगे आप रिट में हाई कोर्ट में। इसमें तो उन्होंने ये पूरे का पूरा चेन ही खत्म कर दिया ना, अपील पूरी खत्म हो गई। मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये एक्ट उनका अच्छा है, लेकिन इसमें उन्होंने अपील का पूरा राइट खत्म कर दिया। मतलब एक ने दिस और दैट जो मर्जी फैसला कर दिया वही फाइनल हो गया। जब भी ऐसे कोई फैसले फाइनल होते हैं तो इससे लोगों के राइट्स बहुत ज़्यादा इन्फ्रिंज होते हैं। ठीक है, राइट्स इन्फ्रिंज होता है। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से जो ऑर्डिनेंस है उस पर तफसील मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हमारे साथ राना मुसद्दिक साहब मौजूद हैं। सीलिक डिजीज़ जो कि एक कॉमन डिजीज़ है लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है उसके बारे में और उसका ख्याल किस तरह रखना है, उसके हवाले से तफसील गुफ्तगू कर रहे थे। मुसद्दिक साहब, ये बताइएगा कि सीलिक डिजीज़ पे तो आपने रोशनी डाल दी, इसमें वीट एलर्जी भी तो होती है, ये दोनों मुख्तलिफ किस तरह है? थोड़ा सा आपने ब्रीफ सा बताया था, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसको। वीट एलर्जी जो है बॉडी का एलर्जिक रिस्पॉन्स है, जिसमें जब वीट में जो प्रोटीन है आप वीट लेते हैं, उस प्रोटीन के अगेंस्ट बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। आईजी एंटीबॉडीज़ होती हैं बॉडी में जो रिएक्ट करती हैं। वो चंद मिनट से या कुछ घंटों में बॉडी एलर्जिक रिस्पॉन्स देती है। वैसा ही एलर्जिक रिस्पॉन्स जो आम रूटीन में किसी भी चीज़ से आ सकता है, किसी गोश्त खाने से, पीनट्स खाने से, एग खाने से। इसमें सिम्टम्स डिफरेंट हैं सीलिक डिजीज़ से। इसमें आपको शॉर्ट टाइम में कुछ ही मिनट्स में बॉडी में रेडनेस डेवलप हो सकती है, आपके रैशेस बन सकते हैं बॉडी पे, आपके लिप्स, आपकी आईज़, आपकी टंग स्वेल हो सकती है, आपकी पूरी बॉडी पे रेडनेस रैशेस हो सकते हैं। इसके अलावा सीवियर सिम्टम्स भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट कर सकती है, जिससे सांस में मसला हो सकता है। उसके अलावा आपका बीपी ड्रॉप कर सकता है, फिर शॉक सिंड्रोम की तरफ लेके जा सकती है जो बहुत सीवियर उसमें हो सकती है। लेकिन मोस्टली ये होता है कि ये जो रिएक्शन होते हैं ये एंटी एलर्जिक इंजेक्शन इमरजेंसी सिचुएशन में लगने से वो रिवर्स हो जाते हैं।
वीट एलर्जी इस सिनेरियो में फॉल करती है। और ये ट्रीटेबल है, इसका ध्यान किया जा सकता है वीट एलर्जी। इसमें भी आपको ग्लूटेन फ्री जो इसमें वीट से अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है। और उसमें सीलिक में ग्लूटेन से और इसमें वीट से अवॉइड करना पड़ेगा। और इसके चांसेस होते हैं वीट एलर्जी के 5 to 10 ईयर्स ये चांसेस होते हैं कि ये ख़त्म हो जाएगी, जबकि जो सीलिक डिजीज़ है वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ना उसके ट्रीटमेंट के ऊपर। जब सीलिक डिजीज़ जैसे आप बता रहे थे कि हमने बड़ा इसके बुनियादी तौर पर तो डिस्कशन की थी बेस पे, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें फिर हम किस तरह की डाइट ले सकते हैं अगर हमने अपने बच्चे का, छोटा बच्चा है उसकी अब हमने नशोनुमा का भी ख्याल रखना है ना, स्टंटेड ग्रोथ ना हो हमारे यहाँ, तो ये भी बड़ा मसला है, तो उसका फिर किस तरह ध्यान रखना है, किस तरह की डाइट होनी चाहिए? देखें, जो फूड का बच्चे को डाइट देनी है उसका बेसिक कंटेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, लिपिड्स जो सूटेबल हैं बॉडी के लिए उनका, और साथ में मिनरल्स, विटामिन्स। ठीक है, आपने इन चीज़ों का कंटेंट पूरा करना है। अब सिर्फ गंदम को निकाल के भी आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं जहाँ से आप कार्ब्स ले सकते हैं। आप चावल की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजरा इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजरे की रोटी इस्तेमाल करते हैं लोग, मकई। इसके अलावा आप फ्रूट्स से अपने मिनरल्स और जो है विटामिन्स वो पूरे कर सकते हैं। आप प्रोटीन कंटेंट ले सकते हैं, आप बाकी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें मतलब रूटीन में वैसे ही चलेंगी। जहाँ ग्लूटेन कंटेंट है आपने उन चीज़ों को अवॉइड करना। बाकी आपका ये नहीं है कि आपने बाकी चीज़ें फ्रूट्स छोड़, आपने बेकरी प्रोडक्ट्स छोड़ देने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें ग्लूटेन होगा। तो नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये लोग किसी उसकी तरफ जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये कुछ केयर करके ग्लूटेन फ्री कंटेंट यूज़ करके नॉर्मल लाइफ की तरफ। अच्छा, ये तो अभी आपने बताया ना कि थोड़ा सा जिनको थोड़ा शऊर है, बड़े हैं, जो इंडिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट बच्चे हैं, जो बिल्कुल नौमौलूद हैं, क्योंकि जेनेटिक डिफेक्ट तो उनमें भी हो सकता है, तो उनके लिए किस तरह की ग़िज़ा होनी चाहिए? क्या वो जो ब्रेस्ट फीड कराया जा रहा है उसके अंदर ग्लूटेन मौजूद होता है मिल्क के अंदर या उस डेयरी प्रोडक्ट्स में? मिल्क में किसी में भी ग्लूटेन मौजूद नहीं होता। ठीक है, चाहे वो मदर फीड पे है, चाहे आप उसको फार्मूला फीड दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं। 5 to 6 मंथ तक तो हम फीड पे ही रखते हैं, मदर फीड पे फार्मूला या फार्मूला फीड कुछ लोग देते हैं। उसके बाद आपने बस ख्याल करना है कि जहाँ आपका ग्लूटेन, जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं, इनसे अवॉइड करके प्रॉपर वीनिंग बच्चे को वैसे ही स्टार्ट कराई जा सकती है। फ्रूट्स का इस्तेमाल कराया जा सकता है। बाकी मल्टीपल आपके पास ये सारे ऑप्शन मैंने जो पिछली उसमें गिनवाए, तो ये सारे आप यूज़ करा सकते हैं। इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि डैमेज करेंगे। यूजुअली इसकी तशखीस किस तरह होती है, डायग्नोसिस किस तरह किया जाता है, और क्या ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है? अगर कोई डिजीज़ की बात, सीलिक डिजीज़ के हवाले से, सीलिक डिजीज़ की देखें, सबसे पहले किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस होगा, हिस्ट्री होगी, उसकी हिस्ट्री, उसके बाद होता है एग्जामिनेशन। ठीक है, ये डॉक्टर का काम है। आप सबसे पहले आपने डॉक्टर को अप्रोच करना है अगर ये इब्तदाई लामात आ रही हैं। अगर डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया कि ये सीलियक डिजीज़ की तरफ जा रहा है, तो हम इसमें ब्लड टेस्ट करवाते होते हैं, उसमें एंटीबॉडीज़ देखते होते हैं, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज और एंडोमीजियल एंटीबॉडीज़। ये ब्लड टेस्ट से हमें पता चल जाता है। इनमें लेकिन जो भी ब्लड टेस्ट होते हैं, इनमें फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं। ये इनिशियल टेस्ट, उसके बाद अगर कंफर्म करना चाहें तो हमें बायोप्सी की तरफ जाना पड़ता है। ओके, जब सस्पेक्ट कर रहे हो, टेस्ट करा लिए, उसके बाद जब हम बायोप्सी की तरफ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी बायोप्सी की तरफ जाएंगे तो हमारे उसकी जो लेयर है, विलस एट्रोफी उसको बोलते हैं, उसकी जो ऊपर वाली लेयर है अंदर वाली, वो डैमेज हुई हुई होगी, विलस एट्रोफी हो गई होगी। तो ये टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोला जाता है सीलिक डिजीज़ के लिए। बाकी ये है कि अगर लॉन्ग टर्म में चल रही है डिज़ीज़ तो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी मिलेगी, आपको HB कम मिलेगी, आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी मिलेगी। वो चीज़ें एडअप हो जाती हैं, वो सपोर्टिव होती हैं इसके डायग्नोसिस। अच्छा, अगर हम स्टैट्स पे बात करेंगे, जो लोग सुन रहे होंगे वो घबराना भी शुरू कर देंगे ना, क्योंकि वो हमने बचपन में भी एक कहानी पढ़ी थी, अ मैन इन द हॉस्पिटल, हमें लगने लग जाता है कि कहीं ये हमारे साथ तो नहीं है। न्यू पेरेंट्स खास तौर पर घबराना शुरू कर देंगे। तो कितने लोगों को ज़्यादातर ये जेनेटिकली होता है, और अमूमी तौर पर आप प्रैक्टिस में कितने लोगों को देखते हैं, कितने बच्चों को ये होती है डिजीज़? देखिए, मैंने आपको बताया पहले भी कि जहाँ जेनेटिक्स पॉजिटिव हो भी सही ना, उनमें भी 1% लोगों में डिजीज़ प्रोसीड करती है। ब्रेक से पहले आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कुछ लोगों में सिम्टम्स आती ही नहीं है, या आती हैं तो लेट लाइफ। जी, बॉडी टॉलरेट भी करती रहती है, जेनेटिक्स पॉजिटिव होने के बावजूद बॉडी टॉलरेट भी करती रहती है।
फिर अगर जेनेटिक्स पॉजिटिव हैं भी सही, उसके बावजूद भी 1% लोगों में डिजीज़ प्रोसीड करती है। ये नहीं है कि अगर घर में किसी की जेनेटिक्स पॉजिटिव है तो उसके बहन भाइयों को और सबको भी हो जाएगी अगले ऐसा नहीं है कि डिजीज़ आएगी। तो आपने सिम्टम्स पे रिलाई करना है। अगर सिम्टम्स आपको उस तरफ लेके जा रही हैं, डायग्नोसिस की तरफ जा रही है, आपने ग्लूटेन से साइड पे हो जाना है, नॉर्मल लाइफ की तरफ बच्चे को लेके जाना। और ऐसा नहीं है कि बाकी आपकी ख़ानदान में भी उसी हिसाब में फैलेगी कि अगर एक बच्चे को हो गई। जैसे भी आपने बात की ना, इससे अक्सर औकात हम जो लोग थोड़ा फिटनेस का ध्यान रख रहे होते हैं वो भी इसको मेरी बात को सेकंड करेंगे कि आप भी बताइएगा कि हमारी बॉडी यूज़ टू होना शुरू हो जाती है। जैसे आप कह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम यूज़ टू हो रहा है, बॉडी टॉलरेट करना शुरू कर दी है, तो थोड़ी बहुत गंदम खाई जा सकती है ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को आदत दिलाना शुरू कर दें और फिर वीट के ऊपर कन्वर्ट कर दें, या बिल्कुल ही ममानियत है? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा आपने कि वीट एक तो हमारा एशियंस का कॉन्सेप्ट है कि हम वीट के बगैर रह नहीं सकते, स्टेपल फूड है ना, ठीक है। और बच्चे को भी अगर हम उनके पेरेंट्स को कहेंगे कि इसको वीट से अवॉइड कराएं तो वो कहेगा ये कैसे डॉक्टर है कि गंदम से रोक रहे हैं। ये नॉलेज नहीं है लोगों को, लेकिन आप इसमें बिल्कुल भी नहीं ले सकते। सीलिएक डिजीज़ में तो आप भूल जाएं कि आप कभी भी ग्लूटेन वाली डाइट की तरफ जाएंगे। वीट एलर्जी भी है, मैंने आपको बताया कि 5 to 10 इयर्स की एज में चांसेस होते हैं कि वीट एलर्जी से जान छूट जाए। वो भी ट्रायल डॉक्टर हॉस्पिटल के सेटअप में आप ट्रायल दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो वीट एलर्जी है उसके रिएक्शन भी इतने सवेयर हो सकते हैं, आपको शॉक में ले जा सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो अगर ये बिल्कुल भी ऐसा अलाउड नहीं है कि कभी कभी ले ली, जब आप लेंगे उसके इफ़ेक्ट्स आएंगे। वीट एलर्जी है तो उसके एक्यूट इफेक्ट्स आ सकते हैं, आपको इमरजेंसी सिचुएशन की तरफ लेके जा सकते हैं। सीलिएक डिजीज़ में भी आपने लिया, आपके ब्लॉटिंग, डायरिया, वो तो फ़ौरन से आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, तो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप वीट यूज़ करें। वीट एलर्जी में 5 to 10 इयर्स की एज में डॉक्टर अगर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से तो उसको ट्रायल की तरफ लेके जा सकते हैं, वो भी ऐसे सेटअप में जहाँ खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी सिचुएशन को मैनेज किया जा सके। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सीलिएक डिजीज़ में ग्लूटेन वाली डाइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप कभी यूज़ करेंगे गंदम की तरफ जाएंगे, आपको अल्टरनेट सोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा। अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ पेरेंट्स जो हैं वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देते और इस तरह के मैयर्स, जिस तरह के मैयर्स हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे, उन मैयर्स पे इत्तफाक करते हैं और इसका इलाज करवाते रहते हैं, तो क्या ये डेथ की तरफ भी लेके जा सकता है? अगर आप पूछ रहे हैं कि अगर इलाज इस केयर नहीं करते इसकी तो केयर नहीं करते ना, जैसे हम बात कर रहे थे कि इसको पेन किलर से अगर ब्लोटिंग हो रही है तो उसकी मेडिसिन से सिम्टम्स को ट्रीट करते रहेंगे, कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे। देखिए तैमूर भाई कि जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ही डैमेज हो गई, ठीक है, आपके बोन्स पहले तो वो स्टंटेड ग्रोथ, मतलब आप अपनी उसको रीच कर ही नहीं सके जहाँ आपने पहुँचना है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो गए आप, ठीक है। डायरेक्ट सीलिएक डिजीज़ तो ये नहीं कि आप डेथ की तरफ, आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ जब हो गए, आपके ऊपर किसी और चीज़ ने, किसी और जरासीम ने अटैक करना है और अल्टीमेटली चांसेस हो सकते हैं डेथ के। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, डॉक्टर ने जो एडवाइस कर दिया है हमने उसी पर ही अमल करना है। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे और वो जो हम प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम लोग बात कर रहे थे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के हवाले से। अब लाहौर हाई कोर्ट ने इसको सस्पेंड कर दिया है, तो वो जिन केसेस का जो फ़ैसला किया गया था उनका क्या बनेगा, क्या उनको भी रिवर्स किया गया है? इसी के साथ साथ अब आगे का लाएमल क्या होना चाहिए? वो लोग जो अपने केसेस के हवाले से केस करना चाहते हैं वो उन्होंने कहाँ जाना है, डीसी साहब के पास जाना है या कोर्ट्स में अपना फ़ैसला करवाना है? तो इस हवाले से लॉयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, ये बताइएगा कि अब आगे का लाएमल क्या है? एक तो उन केसेस का बताइएगा जिनका फ़ैसला कर दिया था, जैसे आप बता रहे थे कि 2 से 3 दिन में फ़ैसला किया गया, उनका क्या बनेगा? और अब लोगों ने कहाँ पर लेके जानी है अपनी कंप्लेंट्स जो? सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि जो थी ना DRC, डिस्प्यूटेड रेजोल्यूशन कमेटी, उनके पास इख्तियार ही नहीं था इसको छुड़वाने का, कब्ज़ा छुड़वाने का या कब्ज़ा देने का या लोगों को वहाँ से निकालने का। उनके पास इख्तियार ही नहीं था और उन्होंने उनको निकाल दिया। तो इस पे अदालत ने रोक दिया कि वो उनके पास, जिस बंदे के पास इख्तियार ही नहीं है, वो जो भी काम करेगा वो गलत होगा। इसलिए जितने भी केसेस का उन्होंने फैसला किया था वो सबको वापस उनके हवाले करवा दिया गया, स्पेशली वो केसेस जिनमें अदालतों में केसेस चल रहे थे। और अभी जो फ्यूचर में इनका होना है, फ्यूचर में ये है कि अभी ये केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में। अभी तो इस पर फुल बेंच हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस जो हमारी चीफ जस्टिस हैं
उन्होंने इस पे अब फुल बेंच बना दिया है कि इसको आगे किस तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है। इस पे अगर केस कानून बनना है तो वो प्रॉपर तरीके से बने। इस पे जजमेंट्स भी हैं, जो लोगों के राइट्स हैं वो भी इन्फ्रिंज ना हो, लोगों के राइट्स भी प्रोटेक्ट हों इसमें। तो इस तरीके से अब उस पे फुल बेंच बन गया। और अब जो नेक्स्ट उस फैसले के बाद तब तक ये ट्रिब्यूनल्स भी बन जाएंगे, तो उसके बाद जो कानून बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसमें जो लकूनाज हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसी जजमेंट कानून अदालत इसको भी कानून के हिसाब से सेट कर देंगे। और उसके बाद जो होंगी ना ट्रिब्यूनल्स, उनमें ये जब रिपोर्ट्स भेजेंगे तो ट्रिब्यूनल्स उनको विद इन 60 डेज डिसाइड कर देगी। ये सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। अच्छा, अब पंजाब हुकूमत का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ आया, वो क्या करना चाह रहे हैं? क्या कोई दोबारा इसको चेंज करके एक नया ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है? चेंज करके ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, लेकिन पंजाब हुकूमत का मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत इस मामले में बड़ी उन्होंने ना गलत स्टेप लिए हैं और बोल्ड स्टेप। आप देखें कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ उन्होंने एक पूरी असम्बली में तकरीरें की हैं कि लोगों को राइट्स मिल रहे थे, हालांकि ये पूरी की सरे से ही गलत बात है। इन्होंने पंजाब हुकूमत ने असम्बली में खड़े होकर ये गलत और चीफ साहिबा पे तो मत लगाई और गलत बातें की हैं। ऐसा कभी भी नहीं है। देखें, हर चीज़ का एक सिस्टम है। अभी आप उस सिस्टम से बाहर जाएंगे तो आप गलत होंगे। अगर आप देखें ना, आपके पास इतने मिनिस्टर्स हैं, लॉ मिनिस्टर्स हैं, और आपके पास इतने सारे लोग हैं, इतने ब्राइट माइंड्स हैं, उनको आप इस्तेमाल करने की बजाय वहाँ पे जाके ये मामला था, आप चीफ साहबा के साथ मीटिंग करते, चीफ साहबा को उनसे इस पे सजेशंस लेते कि किस तरीके से ये मामला बेहतर हो सकता है। और आपके पास इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, कानूनदान हैं, उनके होते हुए आप इतने गलत कानून बनाएं जिस पे चीफ साहबा, और यहाँ तक चीफ साहबा ने तो इसमें ये भी जो हमारे सुनने में आया, यहाँ तक कह दिया था कि इसमें और भी बहुत सारे लोगों के फिर घर भी जाएंगे, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आपका क्या मशवरा होगा लोगों को कि अब उन्होंने आगे का इलाही-अमल क्या इख्तियार करना है? दोबारा अपने कोर्ट्स का रुख करना है जो उनके इस तरह के लेन देन के मामलात हैं या ओनरशिप के मामलात हैं? अब क्योंकि लोगों को तो अब तशवीश होगी ना, जैसे हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, सस्पेंड भी है, कल अदम भी होता है, इसमें मैं भी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे चीज़ें पूछना चाह रहा था, तो लोगों के लिए आपका क्या मशवरा होगा? इसमें जो अब सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि चूँकि ये तो फ़िलहाल सस्पेंड हो गया, जो केसेस अदालतों में पहले से चल रहे थे, इसमें मेरी सजेशन है, ये मैं समझता हूँ कि ये इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो कोर्ट्स है ना, उनको उनका काम करने दें, लेकिन उनको स्पीडी काम दें। एक वहाँ पे बिल पास हो जाए या चीफ साहब एक नोटिफिकेशन कर दें कि जो भी केस है विद इन 10 डेज या 20। आप देखें, मैं आपको कत्ल के केस की बात करूँ ना, कत्ल के केस में 14 दिन है पुलिस के पास तफ्तीश करने के लिए, और पुलिस 4-4 साल तफ्तीश नहीं करती लोगों की। इसमें अदालतों का क्या कसूर है? दूसरी बात ये देखें, अगर वो 14 दिन में या 20 दिन में जैसे चलान भेजते, उसमें होता क्या, 2 दिन में केस का फैसला हो जाता है। हिज लॉर्डशिप जो खोसा साहब थे हमारे चीफ साहब, उन्होंने जब मॉडल कोर्ट्स बनाई थी, आपके सामने की बात है, 14-15 दिन में केस का फैसला हो जाता था। और कत्ल के केसेस में अगर 14 दिन का में या 10 दिन में फैसला हो सकता है, तो ये तो केसेस भी उनके सामने कुछ नहीं, 4-4 तो गवाह होते हैं इसमें, तीसरे दिन इस केस का फैसला हो जाता है। लेकिन हुकूमत इसमें लड़ाइयाँ करने के अलावा, केसेस को लटकाने के अलावा उनका इस तरफ है ही नहीं कि लोगों को। लेकिन जनाब, वो मैंने पहले भी ये सवाल किया था, एक इमेज है ना इस तरह के केसेस की प्रॉपर्टी ओनरशिप के हवाले से कि ये नस्ल दर नस्ल चलेंगे, जिस तरह वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के हवाले से भी आप बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा मराइल हैं, अपील भी उधर की जा सकती है, तो फिर 60 डेज़ के मामले के अंदर अगर वो ट्रिब्यूनल्स का आ जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये ट्रिब्यूनल्स ने तो आना ही आना है, क्योंकि लॉ में ये मेंशन है कि ट्रिब्यूनल्स ने फैसला करना है, ट्रिब्यूनल्स ने तो आना ही आना है। और उसके बगैर अब तक जितना भी था वो सारा है ही इलीगल। मतलब मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं ऐसे लग जाता हूँ, मेरे पास इख्तियार नहीं, मैं किसी को भी उसके घर से विदाउट घर से उठा के फेंक दिया, ना उसको नोटिस दिया, ना उसको कोई ऑर्डर दिया, ना कोई जजमेंट, इवन उसके पास कोई पेपर ही नहीं है कि मुझे क्यों घर से निकाला गया, कोई ऑर्डर ही नहीं है। बगैर ऑर्डर के पुलिस वाले आके उसको निकाल के फेंक देते हैं बाहर। अब आप देखें ना, इस हद तक टेरर बना हुआ है इनका। जिस रोड पे जाते हैं लोग घरों से निकल आते हैं कि या अल्लाह हमारी खैर हो। इस हालत तक आप देखेंगे किसी भी मुल्क में, स्पेशली जो हमारे जैसे मुल्क हैं, उसमें ये चीज़ें हम अफोर्ड कर सकते हैं कि लोग इतने हुकूमत से इस हद तक डर जाए। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। एक और लैंडमार्क डिसीजन आपने ही उसको फ़ाइट किया था, जिसमें कम उम्र जो माइनर क्राइम्स होंगे, जो इतने हीनियस नहीं है, उनका CRO नहीं बनाया जाएगा। उसके वाले से भी ज़रा बताएगा कि सुनने में आ रहा है कि उस पर अमल दरामद उस तरह नहीं किया जा रहा। लोग अभी भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट से नाम नहीं निकाले जा रहे लोगों का जिनका बनाया गया है, ख़ास तौर पर वो बच्चे जिनका भी FIR हुए थे, अंडर एज बच्चे जो ड्राइविंग कर रहे थे। इसमें हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शेख तनवीर साहब ने एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट्स दी थी मेरी, और उसको जब हमने कहा RPO को, CTO को, और जो हमारे हैं होम सेक्रेटरी हैं, उनको जब हमने ये जजमेंट्स भेजी तो उन्होंने आगे से ये कह दिया कि हमारे पास क्योंकि अभी सिस्टम नहीं है। फिर हम दोबारा से अदालत में गए कि सिस्टम इन्होंने अगर गलत बना लिया तो इसमें लोगों का तो कसूर नहीं है, अदालत ने फैसला दे दिया। तो उस पर हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अलीजा बाजवा साहब ने
इनको कहा कि आप इसको ठीक करके आएं, उन्होंने अब सिस्टम ठीक कर लिया है, लोगों के अब आज हो रहे लोगों हैं, को लोगों रिलीफ के मिल रहा है। रिलीफ भी मिल रहा है और उनके नाम भी निकाले जा रहे हैं। तफसीलन सीलिक डिजीज़ पर बात की, अगर आप आवाम के लिए कोई चीज़ ऐड करना चाहें इस बीमारी के हवाले से, बिल्कुल अगर आप समअप करें पूरी आज की हमारी जो डिस्कशन था, मैं चाहूँगा वो प्लीज़ कर दें और लास्ट में अपना पैगाम भी दे दीजिए। एक ही पैगाम है त्यामा भाई, चाहे वो सीलिक डिजीज़ के पेशेंट्स हों चाहे बाकी लोग हों, पेरेंट्स अपने बच्चों को ये फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और बेकरी प्रोडक्ट से अवॉइड करें। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनका इवन लंच बॉक्स भी घर में तैयार करके भेजें। यही सीलिक डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए, जब आपकी नज़र के सामने घर में उनकी खुराक तैयार होगी तो कोई इशू नहीं होगा, आपके बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग माइंड, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। स्ट्रॉन्ग बॉडी ही स्ट्रॉन्ग माइंड बनाती है और स्ट्रॉन्ग माइंड से ही आप अपना स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात की राना मुसद्दिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आने का। माहिर इलियास वसली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ ले, बड़ा आसान करके समझाने की कोशिश की कानूनी की पेचीदगियाँ हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात करेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।